सेंड करो मैडम बस। तो ले। अच्छा बच्चों, एनेस्थीसिया 7 फेब मॉर्निंग पेपर है आपका, वॉल्यूम 20 आपके पास, ठीक है। पेज नंबर है आपके पास बच्चों 165। अच्छा, लिग्नोकेन की ओवरडोज क्या करती है? अब मैंने सॉरी ब्लैंक नहीं किया एक्चुअली, तो क्या करती है? पेरी ऑरल पेरेस्थीसिया कन्वर्जन्स, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज आपने याद रखनी है, क्या भला? एक आता है आपके पास ब्यूपीवाकेन। ब्यूपीवाकेन क्या करता है? अर्ली, लेट और हाँ जी, अर्ली क्या करते हैं, मॉडरेट में क्या मैम करते हैं, ये लिग्नोकेन का ही अर्ली लेट वो था ना, और ब्यूपीवा का इसमें नहीं था? अर्ली में पिपीवा के अब वो पेरी ओरल और लेट में कन्वर्जेंस, मुझे तो लगता है वो लिग्नोकेन का था। अच्छा, कैन का मैडम वो स्ट्रॉन्ग है, वो उसके बारे में आते हैं कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो वो चेन है। चलो ओके। कन्वर्जन लेट मतलब लेट में, और इसमें आपके पास अर्ली में जी पेरी मैम। ऑरल। अच्छा है, चलो कार्डियोटॉक्सिक के साथ भी पीवाकेन वगैरह। ईईजी एट 1.0 मैक ऑफ आइसोफ्लूरेन, तो ये तो वैसे भी नहीं आना था, इट इज 0.5। अब ये क्या है? 40 years presented with long history of post-prandial right upper quadrant pain. He now has fever. 40 ईयर का है, ठीक है। पोस्ट पेरेंडियल राइट, टीएलसी रेज्ड है, जीबी वॉल थिकनेस है, मल्टीपल गाल स्टोन्स है, पेरिकोलिसिस्टाइटिस फ्लूइड भी है। अल्ट्रासाउंड मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है बच्चों? एक्यूट कोलिस्टाइटिस अच्छा, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस जी। डॉक्टर साहब, या परफोरेटेड गॉल ब्लैडर, एक्यूट ही। अच्छा देखो, अक्सर आपके पास ना जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ, इन्फेक्शन हुई हो यूट्रस के अंदर भी, तो पाउच ऑफ डगलस के अंदर फ्लूइड, और स्पिलेज हो तब भी, और ओवुलेशन वगैरह में भी अमूमन, ठीक है। तो इसी तरह कुछ एक्यूट केसेस में आपके पास जो आपके पास एक स्पेसिफिक स्पेस है, जैसे इसमें इसने बोली हुई है आपके पास पेरी कोलिसिस्टाइटिक फ्लूइड, ये उसने कोई स्पेस की बात नहीं की हुई। ये क्या बोला हुआ डॉक्टर आयशा इन्होंने? मैम ये ना मतलब गॉल ब्लैडर के अराउंड ही वो फ्लूइड पड़ा होता है, ये मैंने ना अल्ट्रासाउंड में देखे, एक स्ट्रीक ऑफ फ्लूइड पड़ा होता है, लेकिन इसका पेन बहुत ज्यादा होता है। अच्छा डॉक्टर आयशा, ये किस साइड पे पड़ा होता है? लेट्स सपोज ये गाल ब्लैडर बल्कि ऐसे नहीं बनाते, दूसरी तरह बनाते हैं जैसे पड़ा होता है। मुझे बताओ, गाल ब्लैडर के अराउंड, बाहर की तरफ? जी 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 मैम जी। अच्छा, ये क्यों होता है? अक्सर आपने देखा ना इन्फेक्शन में पेरी जो अपना एरिया है ना, एरिया के राउंड इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन में फिर वो आपके पास ट्रांसयूडेट और एक्सयूडेट की अगर करो तो एक्सयूडेट रिलेटेड फ्लूइड होता है, तो बेसिकली वो हल्का हल्का स्पिलेज होता रहता है इस वजह जी से, मैम ठीक है। जी। इसलिए पीआईडी में भी आपको मिलता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज वगैरह में भी, ठीक है। अच्छा, पेशेंट अंडरगॉन न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग है यूजिंग ए ट्रेन ऑफ 4 मेथड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ 4 ट्विचेस ऑब्जर्व्ड, व्हाट इज एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड? अभी देखो, वो अक्सर वो पैच मिलता है, आप मसल्स के ऊपर लगाते हो, वो ट्विचिंग स्टार्ट हो जाती है, उसकी एक खास पावर होती है। तो वो कह रहे हैं ट्रेन ऑफ 4 में अगर करते हो आप, उससे वो ट्विचिंग कर रहे हो, तो उसके साथ कितना आपके पास न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड होगा? 70%, 75%, 80%, 90%? अब ये बहुत घटिया सवाल है बेचारे एनेस्थीसिया वाले, ये देख लो पहले। वो कहते हैं नंबर ऑफ स्ट्रेंथ और मसल ट्विचेस आर यूज टू एस्टिमेट द डिग्री ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज। 4 ट्विच होंगे तो 70% है, 3 होंगे तो 75 to 80, 2 होंगे तो 80 to 90, 1 होगा तो 90 to 95, 0 तो 100%। थस इफ 4 ट्विचेस तो इट शुड बी लाइक 70 के करीब या 70 से कम। तो आप बताओ किधर है आंसर? 80। अच्छा, अब मुझे जल्दी से परसेंटेज रिवाइज कर दो कोई। 70 है वो, ये 4 ट्विचेस 2 ट्विचेस नहीं कहा था उसने मैम, कि 4 4 बोला है होगा। वो। 4 आप यूं रखो, 70, 80, 90, 95 और 100, ठीक है। 4, 3, 2, 1, 0, ठीक है। इस तरह ठीक है याद मैम, रहेगा। 70 चलो 80 40, 90 ठीक हो गया। 95 और 100, ठीक है। अच्छा, 45 ईयर ओल्ड ऑफिस वर्कर है आपके पास, नमनेस है, टिंगलिंग है, पेन फर्स्ट 3 फिंगर्स ऑफ हर राइट हैंड, ठीक है। फर्स्ट 3 फिंगर्स, थंब, इंडेक्स और वो वाली, ठीक है। तो विच वर्सन्स एट नाइट, शी रिपोर्ट्स वीकनेस इन हर ग्रिप, फ्रिक्वेंटली ड्रॉपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, देयर इज थिनार मसल, थिनार मतलब कुछ मीडियन नर्व के साथ, विच ऑफ फैलेंस। फॉलोइंग?
हाँ जी, कल हमने किया था फैलेंस टेस्ट, ठीक है। अच्छा, बाकी अब कौन से टेस्ट है? व्हाट इज टीनल्स एंड व्हाट इज फेंकल्स्टीन, इसका भी बता दो। मैम जो टीनल्स है वो भी इसी के साथ ही आता है, फेनल्स के साथ ही। अच्छा और वो और साइन का मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन ना ये इनके साथ ही आता है। अच्छा, मैं बता देती हूँ। एक फैलन टेस्ट जो से ना आपके पास इसको कहते हो का एक क्लिनिकल टेस्ट यूज टू डायग्नोस कार्पल टनल सिंड्रोम, मीडियन हाँ नर्व सर, फ्रॉम। मैं दी। हाँ जी, द पेशेंट इज आस्क्ड टू फ्लेक्स बोथ रिस्ट, ठीक है। रिस्ट मतलब आपके ये जो जहाँ पे हाथ और ऊपर से आर्म मिलता है, ठीक है। बैक्स ऑफ द हैंड्स टुगेदर, आप फिर के होल्ड दिस पोजीशन फॉर 30 to 60 सेकेंड्स, फ्लेक्स पोजीशन पे रखना है, ठीक है। द टेस्ट इज पॉजिटिव इफ पेशेंट डेवलप टिंगलिंग, नमनेस और पेन इन द मीडियन डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रेडियल हाफ ऑफ द रिंग फिंगर, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव इंडिकेट्स व्हाट के कार्पल टनल सिंड्रोम है, दैट इज कंप्रेशन ऑफ मीडियन नर्व। नेगेटिव मतलब कि कोई आपके पास नर्व कंप्रेशन नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा, टिनल टेस्ट हो गया। इसके अलावा एक डुरकान्स टेस्ट होता है, डायरेक्ट कंप्रेशन ओवर द कार्पल टनल, उसके लिए आपको फ्लेक्शन करने की भी जरूरत नहीं है, डुरकान्स, ठीक है। अच्छा चलो, ये हो गया। अगला टेस्ट है हमारे पास, अब इतना याद रहेगा कि रहने दूं मैं? मैम मुश्किल है। अच्छा, फिर बाकी बताऊं कि रहने दूं? मैम बस ये बता दें कि ये हो किसमें का, मतलब जिस तरह आपने फेलेंस का पहले बताया था कि अच्छा, मीडियन नर्व टिनल के साथ आएगा ये। मीडियन जी नर्व के मैम। साथ बस कॉम्प्रेशन के साथ आएगा। अच्छा, अब टिनल टेस्ट बेसिकली आपके पास है, ये भी बेसिकली कार्पल टनल सिंड्रोम जैसे आप कह रहे हो, ठीक है। जी मैम। नर्व इज इरिटेटेड और रीजनरेटिंग, ठीक है। इसमें नर्व इरिटेशन के साथ आता है। द एग्जामिनर टैप्स लाइटली ओवर द सस्पेक्टेड नर्व। आपने इसमें नर्व्स के देखने हैं, लेट्स सपोज मीडियन देखनी है, अल्नर देखनी है, ठीक है। तो या पोस्टीरियर टिबियल नर्व देखनी है, या पेरिफेरल नर्व इंजरी वगैरह को देखना है। तो कार्पल टनल सिंड्रोम क्यूबिटल टनल अल्नर के साथ, तो आप उन मखसूस एरियाज में क्या करोगे, वो करोगे, टैप करोगे। टैप करने से क्या होगा, आपके पास टिंगलिंग होगी, दैट इज पिन्स एंड निडल्स, इलेक्ट्रिकल शॉक लाइक सेंसेशन, ठीक है, अलोंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नर्व, ठीक है। अगर लेट्स सपोज मीडियन है तो आपके पास मीडियन डिस्ट्रीब्यूशन, अल्नर है तो अल्नर, और पोस्टीरियर टिबियल नर्व है तो उसकी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अगर मीडियन आएगी तो एंटीरियर रिस्ट पे आप टैप करोगे, अल्नर आएगा तो आप एक सेकेंड, अल्नर है तो आप करोगे मीडियन एल्बो पे करोगे, ठीक है, फनी बोन जिसे कहते हो, ठीक है। तो ये था आपके पास टोटल। अच्छा, टिनल टेस्ट हो गया, फैलन टेस्ट हो गया। तो बेसिकली ये नर्व की आपने देखनी है, डिफरेंट नर्व्स की इरिटेशन या उनकी वीकनेस या जो भी कॉम्प्रेशन। फेंकलस्टीन्स टेस्ट। अच्छा जी, ये मैनूवर है आपके पास, इसमें आप क्या करते हो, ये बेसिकली एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस के लिए। अब ये दोनों किससे हैं, एबडक्टर पॉलिसिस और लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, इन दोनों की नर्व्स कौन सी हैं? मीडियम। जी डॉक्टर जाकिर, क्या बोले हो आप? ये मीडियम, ये स्नफ बॉक्स के साथ जो होती है ना, वो कह रही है। वो लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एपीएल, ईबी, एपीबी और एक एक्सटेंसर और होता है, दो एक्सटेंसर्स के दरमियान एक एबडक्टर होता है। अच्छा चलो खैर, तो इसमें आपके पास है कि पेशेंट मेक्स अ फिस्ट विद द थंब टक्ड इनसाइड द फिंगर, मतलब जैसे हम अंगूठा ऊपर रखते हैं ना तो अंदर कर लो, ऐसे आप एक मुक्का बना लो। द एग्जामिनर ऑफ पेशेंट देन अल्नर डेविएट्स द रिस्ट, ठीक है, और द एग्जामिनर देन अल्नर डेविएट्स द रिस्ट बेंट इन टुवर्ड्स द लिटिल फिंगर। तो बेसिकली क्या होगा कि आपकी पूरी की पूरी अल्नर डेविएशन होगी बेसिकली रिस्ट की। अच्छा, पॉजिटिव साइड में क्या होगा, पेन ओवर द रेडियल साइड ऑफ द रिस्ट, मतलब थंब साइड में, पर्टिकुलरली ओवर रेडियल स्टाइलॉइड प्रोसेस। तो फेंकलस्टीन टेस्ट, ये मुक्का बनाओ, अंगूठा अंदर डालो और आप थोड़ा सा उसको घुमाओ किधर, अपना लाइक मीडियन बॉडी की तरफ घुमाओ रिस्ट को, और मतलब एडक्ट करो एक तरह से ना, ठीक है। एडक्ट करने से आपके पास जो एबडक्टेड साइड और लेटरल साइड, वहां पे रेडियल स्टाइलॉइड प्रोसेस पे दर्द होगा। और स्ट्रक्चर कौन से होंगे, वही रेडियल फोसा वाले जो भी डॉक्टर जाकिर बोल रहे हैं, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। तो दिस इज आपके पास फेंकलस्टीन्स टेस्ट।
और इसकी वजह से कह सकते हो, लेकिन आपके पास ये क्यों, कौन सा स्नफ बॉक्स से रिलेटेड आ जाता है एक तरह से? एलेंस टेस्ट, अब लास्ट टेस्ट है एलेंस टेस्ट। वो डिक्यूवेन, वो एक है डिक्यूवेन एरोडाइटस, वो अलग उसी तरह एक सिंड्रोम का नाम भी है डिक्यूवेन सिंड्रोम है। और ये सिनोफॉक्स का जो इसमें दो तीन टेंडन है, उसकी जब कंप्रेशन हो जाती है फिक्स बनाने से या ये तम के फ्रिक्शन से, तो उसके साथ वो पेन इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें से यूरिक एसिड की डिपोजिशन की वजह से भी होती है, इसके अलावा लोकल कंप्रेशन की वजह से भी होती है, कोई माइलोडोसिस की वजह से, या इस तरह की चीज़ों की जो इस तरह का पटल सिंड्रोम है, इस तरह इसमें भी डिपोजिशन की वजह से ये आ जाती है। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि जो भी कंप्रेशन हो रहा है और रेडियल वाली डिस्ट्रीब्यूशन पे स्नफ बॉक्स पे, तो इसके साथ अमाइलोडोसिस, यूरिक एसिड और कुछ सिस्टमिक डिजीजेस के भी डीडीज आ जाते हैं, ये कह रहे हो? हाँ जी, और इसी को डिक्यूवेन सिंड्रोम कहते हैं। कौन सा सिंड्रोम कहते हो? ऊंचा बोलो, आपकी आवाज ना बहुत दूर से आ रही है। डिक्यूवेन सिंड्रोम वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ओके ओके, चलो कर देना। अच्छा, एलेंस टेस्ट इज नॉन इन्वेसिव क्लिनिकल टेस्ट। इसमें आपके पास आर्टीरियल ब्लड सप्लाई टू हैंड, अल्नर रेडियल आर्टरीज, बस ये देखते हो, ठीक है? चलो जी, इसमें है कि आप जब फेस्ट बनाते हो तो 30 सेकंड्स के लिए आप ना उसको बनाए रखते हो, और फिर वो जो अपना एग्जामिनर वो रेडियल और अल्नर आर्टरी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेस्ट के ऊपर, उसको कंप्रेस करेगा। फिर पेशेंट ओपन करेगा अपने हैंड्स को। द पाम अपीयर ब्लैंच्ड पेल, मतलब जो आर्टीरियल सप्लाई होता है ना, वो उस तरह से आप जब कंप्रेस करते हो तो उसकी वो फूलिंग नहीं होती, उसकी वजह से पेल होता है, ठीक है? कंप्रेशन की वजह से। रिलीज प्रेशर ऑन वन एंट्री आर्टरी, वन आर्टरी, यूजुअली द अल्नर आर्टरी। जब आप प्रेशर रिलीज करते हो, लेट्स सपोज अल्नर की तरफ, ऑब्जर्व फॉर रिटर्न ऑफ द कलर टू द पाम, क्योंकि ब्लड सप्लाई हो जाएगा, शुड अकर विद इन 5 to 7 सेकेंड्स। अगर आपके पास, और रिपीट दिस रिलीजिंग रेडियल आर्टरी, अगर आपके पास इतनी देर में नहीं होगा तो फिर आपके पास ये टेस्ट, इसको डिटेक्ट करने के लिए कि इनसफिशियंसी है, ठीक है? चलो, आप मुझे कोई एक जल्दी से बता दे ये सारे टेस्ट। फैलन टेस्ट क्या था? डॉक्टर आयशा मौजूद हो? पेलेंटिस कार्पल सिंड्रोम के लिए जो होती है। ठीक हो गया। और उसमें होता क्या, करते क्या हो? फ्लेक्शन करते हो रिस्ट ये की, बस फ्लेक्शन। फ्लेक्शन जब करते हैं ना तब हाँ, ये 30 to 60, पोजीशन। क्योंकि एलन, हाँ, एलन टेस्ट में आपने बंद रखना है 30 सेकेंड। फैलन टेस्ट में आप फ्लेक्शन करते हो, और फिर बेसिकली वो मीडियन नर्व की ना 30 सेकेंड फ्लेक्स करोगे, और उसकी वजह से मीडियन नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन में टिंगलिंग शिंगलिंग होगी। अच्छा, व्हाट इज टिनल्स टेस्ट साइन? इधर आप जो नर्व्स है ना, नर्व्स, उसको टैप करोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन में ये टिंगलिंग टुंगलिंग ये सब कुछ होगी, ठीक है? तो ये डिफरेंट नर्व्स को करने के लिए है, ठीक है? अब आगे रह गया आपके पास, दैट इज पेंकल स्टेन टेस्ट। ये क्या था? जो आपके पास रेडियल जो स्नफ बॉक्स था, स्नफ बॉक्स एक्सटेंसर। जी मैम। अच्छा, आप किधर चले गए थे? आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, मुझे भी नहीं आ रही थी, मैंने वो लगाया हुआ है जैसे ब्लूटूथ, अब उनको डिस्कनेक्ट किया है। ओके, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेवियस, ठीक है? तो जब आप थोड़ा सा उसको इस तरफ को करते हो मीडियली, तो आपके पास लैटरल, लेट्स सपोज ये हैंड है, अगर आप इसको मीडियल करते हो तो ये इस साइड पे आपको पेन होता है। सो दिस मैम इज अभी आपके पास। आपने वो जो फेलेंस टेस्ट में फ्लेक्शन वाली कोई बात की है, तो वो क्या थी मैम? डॉक्टर आयशा, ये सॉरी आपका मैम, मुझे मुका बना आवाज हुआ है? बहुत डिस्टरबेंस कोई में आ बात रही नहीं, थी, मुझे ना समझ नहीं आ रही थी। कोई बात नहीं, ये आपने मुका बनाया, अंगूठा अंदर कर लिया, ये आपकी उंगलियां ऊपर आ गई, ठीक है? अब आप क्या करते हो, इसको फ्लेक्स करते हो, ठीक है? जी मतलब मैम जी। जब आप इसको फ्लेक्स करोगे ना, तो ये जो मीडियन नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यहाँ पे आपको टिंगलिंग और वो सारी जो नर्व कंप्रेशन के होते हैं ना,
वो कार्पल टनल रिलेटेड वो फील होगा। दिस इज द फेलन टेस्ट फॉर मीडियन नर्व। टिनल टेस्ट बेसिकली हर नर्व को डिफरेंशिएट करने के लिए, जहां जहां कॉम्प्रेस करोगे, जो नर्व कॉम्प्रेस के सिम्टम्स देगी तो मतलब वो फिर कॉम्प्रेस हो रहे हैं। फिर फ्रैंकल स्टेन टेस्ट है, ये बेसिकली आप क्या करोगे कि अगर लेट्स सपोज इसको एडक्ट करते हो तो ये जो ये वाला पार्ट है ऑब्वियसली ये भी इधर चला जाएगा, तो आपको यहाँ पे ये थंब वाली जगह पे जो रेडियल क्यूबिटल फोसा उधर एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेवियस और एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट, इन दोनों मसल्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपको पेन और ये सारा फिनोमेना होता है, स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ द रेडियस का पेन, ठीक है। और बाकी डॉक्टर काशिफ अभी उसके डीडीज बता रहे थे। एलेंस टेस्ट, ठीक है, वो ग्रुप में शेयर कर देंगे। एलेंस टेस्ट की अगर बात करो तो एलेंस टेस्ट लास्ट था, इसमें था कि अगर आप 30 सेकंड के हाँ, वो लिए ये फिर अल्नर और रेडियल आर्टरीज की वो जो उसमें मतलब एक तरह से पेटेंसी देखते हैं, एक हाँ तरह जी, से। पेटेंसी देखते हैं, फिलिंग देखते हैं, वो सब कुछ। चलो, ठीक है। फिलिंग of arteries. So 30-year patient है, brought emergency department है, road traffic accident है, difficulty in breathing है, decreased chest movement है, chest X-ray revealed radiolucent shadow on the side, rib fracture are also noted. What is most likely cause of decreased chest movement? जी Pneumothorax. चलो, पर्सन है आपके पास सिटिंग विद वन लेग क्रॉस ओवर द अदर फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, अपॉन स्टैंडिंग अप ही एक्सपेरिमेंट डिफिकल्टी इन वॉकिंग पर्टिकुलरली विद फुट डॉर्सिफ्लेक्शन एंड इवर्जन। हाँ जी, बैठे काफी देर के लिए बैठे, अब खड़ा हुआ है तो डॉर्सिफ्लेक्शन और इवर्जन में उसको और चलने में मसला हो रहा है। बताओ ये क्या है अब आपके पास, कौन सी पेन फाइबर्स हैं? ए फास्टेस्ट होता है, देन बी A fiber are more sensitive to pressure than C. A fiber have slower conduction than C. हाँ जी, ऊपर से नीचे आओगे तो डायमीटर, सॉरी, स्पीड ऑफ कंडक्शन कम होगी, तो डायमीटर भी बेसिकली कम होगा, ठीक है, एक चीज होगी। अब बताओ क्या है इसका आंसर? हाँ, तो इसका वो है भी। A fiber are more sensitive to pressure than C fibers. अच्छा, अब इसमें ना आपके पास वो है उसमें न्यूरो में फाइबर्स के ना ए अल्फा बीटा डेल्टा, ठीक है, और नीचे फिर बी। सी जो है स्लोएस्ट होते हैं। हाँ जी, ये बेसिकली स्लो भी होते हैं और ये आपके पास होते हैं उससे रिलेटेड स्लो पेन होते हैं, और वेजो मोटर के साथ और पोस्ट गैंग्लियोनिक के साथ, और भी है काफ़ी कुछ इसमें, और बी जोन से प्री गैंग्लियोनिक होता है, और बाकी देख लो अपना टेबल उधर से। पेशेंट है, लो बैक पेन है, लॉस ऑफ लंबर लॉर्डोसिस, व्हाट इज द इनिशियल ट्रीटमेंट? जी लंबर, फिजियोथेरेपी। कौन सी थेरेपी? फिजियोथेरेपी इनिशियल तो हम यही देते हैं। एंसर्स एंड मारे सॉरी अपना सॉरी फिजियोथेरेपी। वॉमिटिंग सेंटर लोकेटेड इन, तो इसका एक निमोनिक था VCR। मैम उसमें ये भी ये है मेडुला में, ठहरो एक सेकंड, ये कहाँ पे है? मैम बी। मिड ब्रेन एंड हाइपोथैलेमस। अच्छा चलो, खैर ऑप्शन नहीं है। मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ आते हैं वॉमिटिंग, कॉफ, एस्पिरेशन, सैलिवेशन, ठीक है। चलो ओके, मिड ब्रेन एंड हाइपोथैलेमस। Glutaraldehyde is commonly used. अच्छा, is commonly used as high-level disinfectant in medical settings. At what concentration does it exhibit bactericidal? जी, ग्लूटाराल्डिहाइड कितना परसेंट होगा तो बैक्टीरियासिडल करेगा एक्टिविटी? 1%। 1%, इट्स 2%। अच्छा 2% है। अब, लेकिन हाँ -2 है, क्या है ये? नहीं, अच्छा 2 डॉक्टर, ही है। अच्छा ये हम अक्सर वो कहते हैं कि 2% ग्लूटाराल्डिहाइड फॉर HIV के इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। अच्छा इसके बाद अच्छा, डॉक्टर आयशा का जब गलत होता है ना, वो ऐसे सरप्राइज होके दिखाती हैं, एबनॉर्मल ओपनिंग ऑफ। नहीं मैम, मुझे लगा ये तो गलत नहीं होना चाहिए था, ये कैसे गलत हो गया? अच्छा, ऐसे बहुत कॉमन चीजें ज्यादा गलत होती हैं। आपके डॉक्टर काशिफ आ गए हैं, डॉक्टर जाकिर। अच्छा ये बच्चों आपके पास लेबिया जो है, नहीं सॉरी, बेसिकली फोल्ड्स है, ठीक है, और ट्यूबरकल है, ठीक है। अब वो कहते हैं, पहले मुझे बताओ हाइपोस्पेडियस और एपिस्पेडियस किस किस का डिफेक्ट है? मैम जो एपिस्पीडियस है उसमें ट्यूबरकल का है, और और वो एपोस्पीडियस फोल्ड फोल्ड का का। है। जो शाबाश। फिमोसिस के साथ सबसे एपिस्पीडियस है ज्यादा, वो
हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। ओटी ऑफ ब्लैडर के साथ है। हाँ ठीक है। और फोल्ड अम्बिलिकल वो और वो अपना दूसरा वाला जो है, हाँ, क्रिप्टोकार्डिज्म और इंग्वानल हर्निया के साथ है। अच्छा, फिमोसिस के साथ वो कार्सिनोमा के साथ आता है। क्रिप्टोकार्डिज्म में आपके पास मेलिग्नेंसी वगैरह के साथ आ जाता है, और गबर्नेक्यूलम का डिफेक्ट हो जाता है, और आपके पास ओवरीज टेस्टिस ऊपर रह जाती हैं एब्डोमेन में, ठीक है। पेशेंट स्टेट ऑफ शॉक है, विच वोलाटाइल एनेस्थेटिक एजेंट शुड बी गिवन, शॉक भी है उसको। सिवोफ्लोरिन, डेस्फ्लोरिन, आइसोफ्लोरिन, हेलोथिन, केटामिन। अमीन। केटामिन, डॉक्टर जाकिर। हेलोथिन, ठीक है। केटामीन तो अच्छा देते हैं, शौक में देते हैं केटामीन। ठीक है, अब इसमें ना वोलाटाइल के ऊपर भी देखो, और दूसरी चीज है अवॉइडेड भी देखो, ठीक है। अच्छा चलो, विच, शाबाश डॉक्टर काशिफ। कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट इज यूज्ड एज इंट्राप्लूरल इंजेक्शन फॉर ट्रीटिंग प्लूरल प्लैट्स। जी, प्लूरल प्लैट्स। सिस्प्लाटिन। सिस्प्लैटिन कह रहे हो? सिस्प्लैटिन का कॉमन साइड इफेक्ट क्या है डॉक्टर आयशा? ऑटोटॉक्सिक। मैडम ये क्या, ये सिस्प्लेटिन का ये साइड इफेक्ट जैसे कि मैं दिखाना था। ऑटोटॉक्सिक भी होते हैं, ऑटोटॉक्सिक भी होते हैं। हाँ कीमोथेरेपी कंबाइंड काफी ज्यादा। बस। अच्छा, साइक्लोफॉस्फामाइड का क्या आता है? ये मैम वो है कार्सिनोजेनिक, और और ये भी बताओ, ये हेमरेजिक सिस्टाइटिस कराता है। मैं यही पूछने लगी थी, हेमरेजिक सिस्टाइटिस के साथ अक्सर आता है। अच्छा मुझे बताओ, ये जो प्लूरल प्लैक के साथ तो आ गया, मगर कौन करेगा प्लूरल फाइब्रोसिस या जो भी है? मैम वो बुसल्फान और और बुसल्फान, ब्लियोमाइसिन। क्लियोमाइसिन, ठीक है। चलो, सिस्प्लाटिन, साइक्लोफॉस्फामाइड। अच्छा चलो, आपके पास पेशेंट है, ओटी में है, ऑपरेशन, और यही मेडिसिन के क्वेश्चंस आ रहे हैं अब। डॉक्टर जाकिर, मैंने ना वो कराई है हर चैप्टर की ना ऑलमोस्ट फार्माकोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, और ये ज्यादातर ये आपके पास जरूरी जोन से हैं मेडिसिन के लिए। आपके पास हर ड्रग की जरूरी है, मगर ज्यादा आप एंटी एरिथमिक ड्रग्स देखो। ये एस ए आर बी जो एस इनहिबिटर्स हैं, और आपके पास एंजियोटेंसिन वाले हैं, ठीक है। और आगे आओ तो डायूरेटिक्स में आपके पास पेनकनी सिंड्रोम्स और वो सारी चीजें। और अच्छा, किडनी में ये हो गया। किडनी के बाद आप आगे आ जाओ हेपेटिक में एंटी ट्यूबर, सॉरी अपना हेपेटिक में ऑक्ट्रियोटाइड्स वगैरह, ये एज सच उसमें कोई, हाँ एंटी कैंसरस जो हेपेटाइटिस सी के लिए, और उसमें आएगा ना हेपेटाइटिस बी के लिए, वो वाले ड्रग्स देख लेना मोटे मोटे, ठीक है। अच्छा आगे चलो तो आपके पास आता है ऊपर किडनी हो गया, लिवर हो गया, लंग्स आ गए। लंग्स में आपके पास एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स आने चाहिए, ठीक है। और ये निमोनिया में हर निमोनिया के साथ चॉइस ऑफ ड्रग, कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन सी दोगे, मिर्सा में क्या दोगे, और सुडोमोनाज में क्या दोगे, क्लेब्सियला में क्या आएगा, ठीक है। और मेरा ख्याल है यही सारी चीजें। अच्छा, उसके बाद आ जाओ ऊपर लंग के साथ हार्ट में मैंने आपको बताया एंटी एरिथमिक ड्रग्स लाजमी देखो, ये आज ही देखना, ताकि आपको बस एक अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो। अच्छा, एंटी एरिथमिक ड्रग के अलावा आपके पास एफिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन, डोब्यूटामीन, इनके ऊपर तो ये जो कार्डियक स्पोर्ट्स के लिए और शॉक्स के लिए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और एरिथमियाज में कौन से दोगे, कार्डियोमायोपैथी में क्या देने और क्या चीज नहीं देने, जैसे बीटा ब्लॉकर है, अगर कॉम्पनसेटेड है तो दे दो, अनकॉम्पनसेटेड है तो वो वर्सन अप करेगा, फिर नहीं देना। तो मतलब ये छोटी छोटी चीजें जो हम एमबीबीएस में भी करते थे, जो हमारी क्लिनिकल्स में भी हैं, और ये चीजें आप देखो। अच्छा, हार्ट भी हो गया, ये भी हो गया, और पीछे कौन सा सिस्टम रह गया, एंडो। एंडो में अगर बात करो तो थायराइड तो रट लो, ठीक है। और ये जो एड्रिनल्स हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स भी सारा रटो, ठीक है। उसके अंदर कौन सिंड्रोम, उसकी टाइप्स, उसके अंदर क्या इफेक्ट होगा, साइड इफेक्ट क्या होगा, और कौन सी चीज इसके ऑपोजिट है, कौन सी, जैसे पोटेशियम स्पेरिंग और एल्डोस्टेरॉन और एएनपी वगैरह, ये कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, कैसे सेम एक्शंस करते हैं, ठीक है। और किडनी में जीएफआर भी लाजमी करना। अच्छा, और ये सारी चीजें हो गई, बाकी क्या रहेगा, सीएनएस।
न्यूरो में ना आपने छोड़ना कुछ भी नहीं है, सब पढ़ लो एक दफ़ा, मगर कोई डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपके पास पाथ्स हैं वो पहले आप लोगों ने किए हुए हैं, जो जो आपको चीज़ आती है अब नए सिरे से नहीं करो। महीने महीने में आप एक दिन का एक यूनिट भी करते हो ना, जल्दी जल्दी देख लेते हो। यूनिट्स करने से मुराद ये नहीं पूरी बुक पकड़ो और बैठ जाओ जी शुरू से, मतलब अब इतना टाइम नहीं है। आप क्या करो, एक दफ़ा सिर्फ उस चैप्टर को रीड दे दो और अल्लाह के हवाले कर दो, बस इतना काफ़ी है। अच्छा, न्यूरो की बात होगी, न्यूरो के बाद अगला आ गया आपके पास एम्ब्रियो। एम्ब्रियो अब देखो लास्ट टाइम से तो ये बहुत ज़्यादा ये दे रहा है, लेकिन इसकी कोई एकदम ही फिरती है, तो कभी कभी ये एम्ब्रियो भी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। क्या रेडियोलॉजी वालों को, अभी एनेस्थीसिया है, एनेस्थीसिया में ऐसा लग रहा है सारा आपका पेपर है ये मेडिसिन वालों का, ठीक है। अच्छा, तो एम्ब्रियो में आपने उसके जो मेल टू फीमेल का जेनिटल्स ऑर्गन्स का ओरिजिन, उनके आगे क्या डिफरेंशिएशन है, और लिम्फेटिक्स का तो मैंने एक पूरा यूनिट आपको पूरा एक वो बनाया हुआ है रिकॉर्डिंग, वो देख लेना। अच्छा, और हार्ट में कुछ ऑब्लिक फिशर्स हैं। अब मैं एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी हार्ट सिस्टम वाइज बता रही हूँ। हार्ट में ऑब्लिक फिशर और ट्रांसवर्स फिशर, आजकल उसने ये बहुत पूछे। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ये स्ट्रक्चर वाइज इसमें पूछते हैं। पैथोलॉजी वाइज लेफ्ट एट्रियम पूछता है और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। जेवीपी की वेव्स वगैरह और ईसीजी की वेव्स क्या शो कर रही हैं, कब राइज फॉल, और उसके साथ जो एवी वॉल्व्स के साथ क्या फ़र्क आएगा, और जो सेमिल्यूनर वॉल्व्स के साथ क्या फ़र्क आएगा, प्रेशर कब ज़्यादा होगा कब कम होगा, ठीक है, और प्रेशर चेंजेस क्या हैं और नॉर्मल प्रेशर्स क्या हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब हार्ट हो गया, किडनी पे आ जाओ। किडनी में ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर, उसकी आर्टीरियल सप्लाई, ठीक है, उसका जीएफआर के साथ एसोसिएशन, और बाउमन कैप्सूल, और वो जो फ्रैंक्स जो भी वो कौन सी फोर्सेस हैं वहाँ पे हमारे पास, ये जो है बाउमन और उस पे हाइड्रोस्टैटिक वाली, उसका क्या फॉर्मूला है, जैसे लेप्लास वाली और वो हैं, इन फोर्सेस को क्या कहते हैं, फ्रैंक स्टार्लिंग फोर्सेस हैं ये। अच्छा, जोन से भी फोर्सेस हैं वो देख लो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जोन से आपका किडनी का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें आपके पास जो ग्लोमेरुलो नेफ्रोपैथीज है ना, वो तो इसके अंदर मेसेंजियल किस में है, लीनियर किस में है, सब एंडोथेलियम किस में है, सब एपिथेलियम किस में है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और डॉक्टर आयशा को आता है। लेक्चर के बाद डॉक्टर आयशा से ना कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लेना आप लोग। अच्छा, इसके बाद फिर आगे चलो, किडनी के अंदर हो गया, और मेडुला का स्ट्रक्चर, कॉर्टेक्स का स्ट्रक्चर, और किडनी के जो कॉम्पनसेशन हैं वो, और एक्यूट ट्यूबुलर इंजरीज जोन सी हैं, किडनी इंजरी वो। अच्छा, इसके बाद आगे किडनी के बाद लंग्स पे आ जाओ। लंग्स की अब एनाटमी करो तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई, लेवल ऑफ ब्रोंकाई, उसकी सिंपैथेटिक इनर्वेशन जैसे कल आया हुआ था T1 से T4, ठीक है। अपर सिंपैथेटिक कहाँ तक करेगा रेस्पिरेटरी ट्रैक को, ब्रोंकियल आर्टरीज और पल्मोनरी आर्टरीज, और इनका ये एनाटमी आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, सर्जरी एनालाइड और मेडिसिन एनालाइड। अच्छा, पल्मोनरी आर्टरी आगे किधर से जा रही है, पीछे किधर से जा रही है, उसके आगे से कौन जा रहा है, उसके पीछे से कौन जा रहा है, ऊपर से कौन जा रहा है, वो राल्स वाला निमोनिक, ठीक है। अच्छा, इसके बाद और इसकी एपिथेलियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और क्लारा सेल्स और टर्मिनल वाला, ठीक है, मैक्रोफेजेस, एल्वुलर मैक्रोफेजेस, एआरडीएस, एनआरडीएस, ठीक है। उसके अलावा ऑक्यूपेशनल डिजीजेस, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस लंग्स भी इतना हो गया, और आगे चलो तो वो जो आपके पास कर्व है, ठीक है, ऑक्सीजन और वो वाला लेफ्ट और राइट वाला, ठीक है, और साथ में ये वीक्यू मिसमैच, ठीक है। कोई एक क्वेश्चन दे ही देता है कभी कभी, FEV1 और FVC, जैसे कल मैंने कराया था तो वो एक पेशेंट का पूछ रहा था, उसमें FEV सब कुछ कम है, तो उसका डायग्नोसिस क्या था डॉक्टर आयशा? मैम वो पल्मोनरी जो था ना फाइब्रोसिस वाला था। फाइब्रोसिस वाला, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के साथ रिस्ट्रिक्टिव जिसमें पैटर्न, और मैम उसको FE1 भी कम थी, FRC भी कम थी, जी तो FRC भी कम थी, वो जी। ठीक है। और मुझे बताओ कि ये अपना जो एस्थमा था उसमें क्या दो चीजें कम होती हैं, TLC और दूसरा क्या था? मैम उसमें भी मैम इसमें ना FE1 जो था ना उसमें मैम मतलब लो टू नॉर्मल होता है, और लो टू उसमें नॉर्मल, कम होता है। बस ठीक हो गया। बस ये छोटी छोटी चीजों को देखने। अच्छा, सिस्टम में एंडो की ऐसे थायराइड का ही एक स्ट्रक्चर देखना है आपने, और उसका जो फॉलिकल है और जो थायराइड की सिंथेसिस है सारी वो, और उसको कौन कौन से स्टेप्स पे कौन कौन सा ड्रग और कौन कौन सा एंजाइम है वो। मेरा ख्याल है यहाँ तक। हिमाटोलॉजी में पोरफायरियाज देखो, हिमाटोलॉजी को 3 चीजों में डिवाइड करो, हीम,
ग्लोबिन और पोरफायरिया जो रिंग है, ठीक है, वो वाला। हीम का अलग से देखो, ग्लोबिन का अलग से देखो, और फिर इसका अलग देखो। फिर उसमें अगर आप एनीमियाज में आ जाओ, एनीमियाज आप लोगों के लिए फिर आसान है, क्योंकि एनीमियाज कर करके आप लोगों को, मेरा तो ख्याल है काफी कुछ आगे। बट अब पोरफायरियाज जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दो कि कहाँ पे कौन सा एंजाइम है, क्या डिफेक्ट होगा। एक्सट्रिंसिक पाथवे में और कौन कौन से पाथवे हैं, जैसे कैलिक्रेनिन पाथवे है, ठीक है, ब्रेडिकाइनिन वाला, वो आपके पास इंट्रिंसिक पाथवे पे आ जाता है। बहुत से लोगों को अभी भी नहीं पता ये, ठीक है। ब्रेडिकाइनिन खुद क्या करेगा जी डॉक्टर आयशा, ब्रेडिकाइनिन क्या है, कल आप बता रही थी मुझे, इधर एक दफा इनको रोशनी डाल दें। मैम उसमें ना उन्होंने पूछा हुआ था कि एंजियोटेंसिन के मतलब जो था ना एज के साथ वो क्या करेगा, तो उसमें हम ब्रेडिकाइनिन के लेवल वो इंक्रीज कर देते हैं। तो उसके बाद में हमने इफेक्ट्स देखे थे कि ब्रेडिकाइनिन के लेवल बढ़ते हैं और इससे एंजियोडीमा और वो कफ वाली चीजें ना इसकी वजह से आती हैं। ठीक हो गया, ठीक है। एंजियोडीमा अक्सर वो कफ और एंजियोडीमा लाजमी पूछता है, ठीक है। चलो यही सब था। अभी अभी मैंने आज मेडिसिन का बताया है, कल मैं आपको माइनर्स का बताऊंगी और परसों मैं सर्जरी का बताऊंगी। पेशेंट है, ओटी है आपके पास, ऑपरेशन, एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, एनेस्थीसिया कंसीडरिंग आईवी H2 ब्लॉकर माइट बी द रीजन। CO रीजन क्या है बेटा बताओ? इंक्रीज पीएच ऑफ द CO गैस्ट्रिक फ्लूइड ऑलरेडी प्रेजेंट, ठीक हो गया। आप मुझे बताओ ये किस में एक्ट नहीं करता है H2 ब्लॉकर, कौन सी डिजीज कंडीशन में? जोलिंगर। जोलिंगर, ठीक है। एल्सन सिंड्रोम आपके पास, वो जो गैस्ट्रो जो भी है, ठीक है। अच्छा gastrointestinal secreting tumor हाँ ठीक हो गया। व्हाट माइट बी कॉज ऑफ विजुअल पेन इन एब्डोमेन, जी बच्चों? डिस्टेंशन ऑफ A विजन एंड option कॉन्ट्रैक्शन। इंक्रीज डिस्टेंशन ऑफ विजरा एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ विजरा। अच्छा, आप क्या कह रहे हो डॉक्टर आयशा? मैं यही कह रही हूँ। चलो ओके। अब एक लंग का आता है, लंग का वो क्या आता है? क्या मैम वो लंग्स। हम्म वो जब प्रेशर की कहते हैं बात कर लंग, रही हैं? लंग स्ट्रंग इनसाइड और वॉल आउटसाइड और वो सारा कुछ। अच्छा मैम वो इंट्राप्लूरल प्रेशर के नेगेटिव जो मेंटेन कर रहा होता है, आउटवर्ड पुलिंग और वो इनवर्ट जो हो रहा होता है उसको नहीं एक वो वो नहीं होना है, जेट इलेक्ट्रिसिटी से डिजीज, बचाता है। ठीक है, एक वो डिजीज कंडीशन में कहते हैं ना कि लंग अंदर को चला जाएगा और प्लूरा बाहर को आ जाएगा, ऐसे करके। कि शायद यही है क्वेश्चन में भी, मुझे कुछ क्वेश्चन नहीं याद। चलो ओके आगे चलें। अब व्हाट माइट बी, अच्छा पेशेंट है आपके पास है, एनाल्जेसिया, थर्मो एनेस्थीसिया ऑन ऑफ राइट साइड फेस एंड वीकनेस ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी, वेयर इज द डिजीज? अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ, छोड़ो सब, एक तो न्यूरो की किताब खोलो भी, और मुझे कोई एक बच्चा वहां से बताए, अगर किसी को वैसे ही याद है तो बताओ, और अगर नहीं है तो ऐसे बताओ। ये सारे सिंड्रोम मुझे बताओ, पहले तो मुझे सर्कल ऑफ विलर्स बताओ, इसमें तो वो बहुत जरूरी है, सर्कल ऑफ विलर्स जी। सबक्लेविन आर्टरी है, सबक्लेविन आर्टरी से आपके पास आती है एक ब्रांच वर्टिब्रल, तीन ब्रांचेस हैं मेन, वो छोड़ो बाद में करेंगे। वर्टिब्रल से क्या आ रही है, ये आगे बेसलर, ये दोनों कन्वर्ज की तो आपके पास बनी ये वर्टिब्रल, वो सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम के साथ आती है, ठीक है। अच्छा चलो आगे, आगे आपके पास ये बेसलर है, इसने पॉन्टाइन देनी है, और कौन कौन सी देनी है, यहाँ पे एक आपके पास होती है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी का उसने एमसीक्यू दिया होता है कि आपके पास एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी का अगर लेयन है तो डीसीएमएल स्पेयर हो जाएगा, बाकी सब होगा, जबकि पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी में डीसीएमएल स्पेयर होगा। तो वो सिनेरियो में ना आपको सारे वो देता है कि जी उसको पेन नहीं हो रहा, उसको फील और बाकी सब, तो किसका डिफेक्ट होगा, तो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। अच्छा चलो अब मुझे जल्दी से इसकी ब्रांचेस बताओ अपना सर्कल ऑफ विलर्स की। मैम ये पोंटाइन के बाद जो है वो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी देता है। ठीक है, ये होगी पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी। फिर आती है हमारे पास तो कॉमन कैरोटेड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड। इंटरनल कैरोटेड आर्टरी। हाँ, फिर दो ब्रांचेस निकलती है, एक पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग और एक एंटीरियर कम्युनिकेटिंग। एंटीरियर कम्युनिकेटिंग की एंटीरियर, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग जो नहीं नहीं एंटीरियर सेरेब्रल वेन आर्टरी के साथ जो है वो नहीं, ये connect दोनों करती है। एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंटीरियर कम्युनिकेटिंग के साथ कम्युनिकेट करेगा ना डॉक्टर काशिफ। मिडिल क्या सेरिब्रल मैम? आर्टरी होती है,
मिडल सेरिब्रल आर्टरी होती है, इंटरनल कैरोटिड की ब्रांच, ठीक है, और साथ में ये पी कॉम जोन सी है। मैम जो मिडल सेरेब्रल आर्टरी है ना, ये वाहिद एक ब्रांच है कॉमन कैरोटिड नहीं इंटरनल कैरोटिड की कि जो पार्टिसिपेट नहीं करती सर्कल जो ऑफ विलिस में। बिल्कुल जो पार्टिसिपेट नहीं करती, मगर अगर आप ब्रांचेस की बात करो सर्कल ऑफ विलिस में, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग नहीं है, ये एंटीरियर सेरिब्रल नहीं है ये। नो मैम, ये एंटीरियर कम्युनिकेटिंग है, वो फिर कम्युनिकेट करके एंटीरियर सेरेब्रल के पास। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। हम भी सही कह रहे हैं। हाँ ठीक कह रहे हैं, मैं मान रही हूँ बच्चे। पी कॉम है तो ये ए कॉम है, बिल्कुल ऐसे। शाबाश डॉक्टर काशिफ, मजा आ गया भाई। चलो अब मुझे अब खुद सोचो ये कहाँ पे पड़ी हुई है, ये वर्टिब्रल आर्टरी, ये पॉन्स पड़ा, सॉरी मुझे खुद ही बता दिया। तो पॉन्स के इंटीरियर कौन सी जा रही है, दैट इज ये बेसलर आर्टरी, ठीक है। बेसलर आर्टरी पड़ी है, पॉन्स के एंटीरियर पड़ी है, ठीक है। अच्छा चलो अब माइनर ब्रांचेस कर लो। ये इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है यहाँ ब्रांच पे, भी है ना, इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। शाबाश। वर्टिब्रल आर्टरी से पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी आ गई। सेरिबेलर है, सेरिबेलर, ठीक है। सेरिबेलर क्यों है, क्योंकि यहाँ ये इसने सेरिबेलम के साथ कम्युनिकेट करना है। हमने एमपीएम किया था, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेड्यूला, तो मेड्यूला, ठीक है। यहाँ पे ये आपके पास मेड्यूलरी लेवल, तो ये आपके पास इंफीरियर सेरिबेलर पर डंकर, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। अच्छा चलो आगे बताओ, अगली ब्रांचेस बताओ। आर्टरी से पोंटाइन आ गई, और दूसरी कौन सी आ गई, ये एंटी पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर, ये आती है ये पॉन्स के साथ, ठीक है, के साथ और बेसलर आर्टरी के साथ। आगे चलो तो ये क्या आपके पास पोस्टीरियर, आपके पास सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी है, वैसे इसका कोई काम नहीं है। अच्छा ये आगे पोस्टीरियर तो मुझे बहुत सारा कुछ अब बताओ एक के साथ नर्व्स कौन कौन सी एसोसिएशन, पॉन्स में कौन कौन सी नर्व्स होती हैं। मैम एक तो वही बेसिलर, जी डॉक्टर आयशा, नहीं नहीं आर्टरी का कह रही है, नर्व का कह रही हैं। नर्व्स कह रही हूँ, सॉरी आर्टरी मुंह से निकल गई है, घंटा। मैं नर्व की बात कर रही थी डॉक्टर आयशा। हाँ जी मेरी नीचे ले आओ। मिड ब्रेन के साथ है आपके पास थर्ड और फोर्थ। मिड ब्रेन कहाँ पे बनेगा, ऑलमोस्ट एरिया खुद सोचो, ये इंटीरियर है फ्रंटल वाला, मिड ब्रेन यहाँ कहीं पे बनेगा, ठीक है। ओके आप सोचो ये आपके पास एंटीरियर फोसा आ जाता है। एंटीरियर सेंट्रल आर्टरी सप्लाई करती है फ्रंटल और पेराइटल बोन और इनका मीडियल एस्पेक्ट, ठीक है। मिडल सेरिब्रल आर्टरी आपके पास सप्लाई कर रहा होता है फ्रंटल, पेराइटल और ये टेम्पोरल बोन का मीडियल एस्पेक्ट, फ्रंटल, पेराइटल और टेम्पोरल का मीडियल एस्पेक्ट, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ ये वाली, ये बेसलर आर्टरी, तो ये आपका पॉन्स के साथ। मिड ब्रेन में आपके पास है थर्ड और फोर्थ नर्व, तो जब भी इसका कोई डैमेज होगा यहाँ पे ये वाला, तो ये आपके पास एमसीए, वैसे तो एमसीए बहुत सारी चीजें करते हैं मगर थर्ड फोर्थ नर्व के साथ भी आएगा। अगर आप पॉन्स की बात करो दैट इज बेसलर आर्टरी, तो इसके सिंड्रोम में ज्यादातर 5 6 7 8 और उससे भी ज्यादा 6 नर्व, क्योंकि 6 मीडियली पड़ी हुई है, तो जहाँ पे भी एब्ड्यूसेंट का कोई मसला है आपने इसको सोचना है। अच्छा फिर आप इधर आ जाओ, ये वर्टिब्रल में, ये इधर पाइका शाइका में, इधर क्या है, डिस्फेजिया वेजिया कहता है, क्यों, न्यूक्लियस एम्बिगुअस जिसमें 9 10 11 नर्व है, तो वो वाली एसोसिएशन है, ठीक है। तो 9 10 नर्व, इधर भी ज्यादातर 10th नर्व, इस मीडियल में 10th नर्व टांग वाली, ठीक है, आएगी। अच्छा चलो अब आ जाओ इधर, वेलेनबर्ग सिंड्रोम ऑफ लेफ्ट मेडलरी सिंड्रोम, मीडियल मेडलरी सिंड्रोम और पॉन्टाइन लेगन। अगर एक लफ्ज में मुझे वेलेनबर्ग सिंड्रोम बताओ तो वो क्या होता है। मैम ये पाइका वाला यही है ना मैम, पोस्टीरियर फिलो सेरिबेलर इसी से होता है। अच्छा पाइका में क्या होता है, पिकाचू से, जी जी मैम एक तो ये डिस्फेजिया है और ये राइट साइड वीकनेस और जी। आप देखो मेडुला को सोचो, ये मेडुला मैडम, पड़ा हुआ है, ठीक है। वेलेनबर्ग क्या? जी लेफ्ट मेडुलर कॉइल,
पता कह रही है पता नहीं क्या कह रहे हो। पाइका आप लेटरल आ गया, सेंटर में आपके पास एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी आ गई। तो ये जो आपके पास है ना, ये वाला मेडुला वाला पोर्शन, इधर मिडल में 9-10 और बाकी 11-12, ठीक है। ये आपके पास ये वाला एरिया जो पाइका सप्लाई कर रहा है दोनों साइड, लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम, अगर इस साइड का जाएगा तो ऑपोजिट साइड, और इस साइड का जाएगा तो इधर का ऑपोजिट साइड, क्योंकि हमें पता है ब्रेन ऑपोजिट साइड पे। अगर लेफ्ट की बात कर लो, ठीक है, पाइका जो आप कह रहे हो वेलनबर्ग सिंड्रोम कह रहे हो, पिकाचू वाला, दैट इज च्यूइंग डिफिकल्टी, और क्या क्या होगा? मैम हॉर्सनेस होंगे, हिकअप्स होंगे उसमें। ठीक है, इसमें ऑक्लूजन ऑफ पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और इसमें आपके पास आ जाता है स्पाइनल ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस, फेशियल पेन, टेम्परेचर और सेंसेशन, और स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, बॉडी पेन्स वगैरह, न्यूक्लियस एम्बिगुअस जो भी मैं बता रही थी 9 और 10 वाला, स्वॉलिंग, स्पीच वगैरह ज्यादा इसके साथ आता है। वेस्टिबुलर न्यूक्लियर, क्योंकि यहाँ से वेस्टिबुलर नर्व्स की भी कुछ छोटे छोटे डिवीजन रहेगा, तो बैलेंस, आई मूवमेंट, इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल मैंने इधर बताया क्योंकि मेडुला पड़ा, तो बैलेंस वो कोऑर्डिनेशन में करेगा, ठीक है। डिसेंडिंग सिंपैथेटिक फाइबर्स ऑटोनोमिक कंट्रोल के साथ भी अक्सर आते हैं। न्यूक्लियस सॉलिटेरियस, दैट इज टेस्ट एंड बैरोरिसेप्टर्स, तो ये सारा आपके पास है आपका पाइका वाला, ठीक है। लेकिन इसमें ज्यादा अगर याद रखना है तो आपने इसको याद रखना है च्यूइंग और डिफिकल्टी च्यूइंग के साथ। अच्छा चलो, अब मीडियल पे आ जाओ, आई दैट इज एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, उसमें क्या होगा? मैम उसमें भी कॉन्ट्रोलेटरल पैरालिसिस होता है अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब का। कॉन्ट्रालेटरल पैरालिसिस होता है, अपर एंड लोअर लिम्ब। ओके। ये मोटर बेसिकली कंट्रोल ऑफ द बॉडी, इसका क्यों डॉक्टर आयशा, इधर से कौन सा बेसिकली ट्रैक कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा? कॉर्टिकोस्पाइनल। कॉर्टिकोस्पाइनल, अच्छा ठीक है। और मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम से प्रोप्रियोसेप्शन, और तीसरी जो मैंने कहा था, टंग बनी हुई है ना सेंटर में पर्पल वाली, ये नजर आ रही है, ये तो हाइपोग्लॉसल नर्व जो सी है ना, उसकी भी इसके साथ आएगी, टंग मूवमेंट और मसल्स वगैरह, ठीक है। इप्सिलैटरल टंग वीकनेस और टंग डेविएशन टुवर्ड्स द साइट ऑफ लेजन, ठीक है। तो इसके सिम्टम्स में कॉन्ट्रालैटरल हेमिप्रेसिस जो आपने अभी बताया, कॉन्ट्रालैटरल लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन एंड इप्सिलैटरल टंग वीकनेस, ठीक है। चलो इसके बाद आगे चलो, अगला कौन सा सिंड्रोम है? दैट इज मीडियल मेडुलरी हो गया आपके पास, लैटरल मेडुलरी को उसने बस, ठीक है। पॉन्टाइन लेजन में अक्सर वो कहते हैं पिन पॉइंट प्यूपिल वगैरह, ठीक है, वो इसके साथ देते हैं। तो चलो आगे, अब इसमें क्या आंसर? वो कहते हैं पेशेंट है एनाल्जेसिया थ्रोम्बस्थेनिया है आपके, एनेस्थीसिया ऑफ राइट साइड ऑफ द फेस एंड वीकनेस ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी, ठीक है। वीकनेस यहाँ की है और पेन टेम्परेचर सेंसेशन आपके पास राइट साइड का गया, तो ये किसका होगा डिफेक्ट? दैट इज कॉन्ट्रालैटरल, आपने भी बोला वीकनेस थी, ये किसका था वीकनेस जी? मैम ये एंटीरियर स्पाइनल अब एंटीरियर स्पाइनल तो है नहीं, है नहीं। नहीं मैम है ना, मीडियल में डुल रही। यार इसने की ठीक कराई हुई है, इसने इसको बी बोला हुआ है, ए बी बोला हुआ है इसको ना, अब वो क्यों बोला है? A patient with analgesia and thromboanesthesia of right side of the face, weakness of left side of body, lateral medullary syndrome of right side। अभी lateral medullary syndrome सारा करके भी आए हैं, हाँ ओ भाई। वो कहते हैं जी इसमें आपके पास सिम्टम्स में डायग्नोसिस है राइट साइडेड लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम ही है। किस तरह? इफ योर केस शो हेमीप्रीसिस, वो मैम उसमें टेम्परेचर सेंसेशन सा कहते हैं, इस वजह से पता नहीं, मैंने बुक खोली है उसमें है कि मैम ये ना वॉमिटिंग वर्टाइगो और nystagmus, decreased pain, temperature sensation from contralateral body, ipsilateral face, ipsilateral Horner syndrome और ipsilateral ataxia और dysmetria। असल ये डॉक्टर आयशा इसकी वजह से है, अभी हमने जो ऊपर स्पाइनल ट्राइजेमिनल नर्व है ना, उसके इन्वॉल्वमेंट की वजह से इसको एनाल्जेसिया और थ्रोम्बस एनेस्थीसिया ऑफ द फेस का मसला है। और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक बिफोर डिकसेशन इन मेडुला अनयूजुअल इन क्लासिकल वेलनबर्ग,
तो वीकनेस ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी, राइट साइडेड लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम अगर करो तो वर्टाइगो, डिस्फेजिया, हॉर्नर, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस एम्बिगुअस, डिसेंडिंग सिंपैथेटिक ट्रैक, तो ये ज्यादा जा रहा है। चलो ओके, ऐसा ये वाली फीचर्स के साथ आपके पास ट्राइजेमिनल का न्यूक्लियस के साथ है। कैल्शियम इज रिलीज फ्रॉम विच ऑर्गेनेली जी? इंजरी के वक्त तो सब सही है, लेकिन बताओ कहाँ से है? बहुत एंडोप्लाज्मिक माइटोकॉन्ड्रिया के क्या कह रहे हो? नहीं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नहीं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, किस तरह से रिलीज होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से? ये वो एंजाइमेटिक पाथवे होती है, एंजाइमेटिक पाथवे से। एंजाइम है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो वो एक्टिवेट होता है तो ठीक हो गया, ओके चलें जी। बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन को करने की इसी का काम है, और कैल्शियम स्टोरेज एंड रिलीज इज रेगुलेटेड बाय आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एज एन इंट्रासेलुलर कैल्शियम स्टोर होता है। मसल सेल्स इट्स कॉल्ड द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो हम वो मसल्स की वो मायोसिन और एक्टिन उसके साथ करते हैं, तो ये बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड टाइप है आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अच्छा ये भी देखो, रैनाडीन रिसेप्टर्स भी जोन से है ना, ये आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, अगर कभी भी डिफेक्ट की बात करें रैनाडीन, और वो तो डायरेक्ट ही पूछ रहा होता है, तो ऑर्गेनेली की बात करेगा तो आपने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को करना है, ठीक है, चूज करना है। जो IP3 रिसेप्टर्स हैं वो भी बेसिकली कैल्शियम वगैरह रिलीज करते हैं, वो भी इससे एसोसिएटेड हैं, ठीक है। तो ये 2-3 MCQs आपके पास एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है। बाकी आपने बिल्कुल ठीक कहा है डॉक्टर जाकिर, वो पाथवेज। टॉप डायग्नोसिस मेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, जल्दी बताओ टॉप। काम भी परमानेंट, बी बी शाबाश। बी 16 बिल्कुल। और ये करते करते बाकी 3 फीचर्स ना भूल जाना। टॉप की बाकी क्या है आपके पास? 4 बाकी VSD होते हैं, और मैम ओवरराइडिंग ऑफ अयोटा होता है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपके पास VSD होता है तो किस पार्ट का आपका डिफेक्ट है इन हार्ट, मतलब वेंट्रिकल्स? मेम्ब्रेनस। इंट्रामेम्ब्रेनस। हाँ, मेम्ब्रेनस पार्ट। मेम्ब्रेनस पार्ट विद एंडोकार्डियल कुशन्स, ठीक है, वो दोनों फ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ओवरराइडिंग अयोर्टा हो गया, और साथ में आपके पास आ गया राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। चलो बच्चों आगे आगे करते हैं। आगे है हमारे पास एक मिनट है ना, मैं चार्जिंग करता हूँ दूसरे मोबाइल की। अच्छा जी, आपके पास है 16 ईयर है, सेल्फ मिथिलेशन, इनवॉलंटरी मूवमेंट, स्पीच प्रॉब्लम, पेनफुल जॉइंट है, शोज एक्सेसिव यूरिक एसिड। हाँ जी बच्चों, ये क्या है? डेफिशिएंट कौन सा? एनसीईआरटी है। शाबाश, ये पिछला भी MCQ रिपीटेड है, ठीक है। ये सारा पाथवे भी मैंने आपको उस तरह कराया हुआ है। 6-year-old पेशेंट है, सेल्फ मिथिलेशन है आपके पास, पेनफुल जॉइंट। अब वो कहते हैं कि डिजीज क्या है। देखो, अब डेफिशिएंट एंजाइम है और ये डिजीज है, बताओ। ईशनियान। लीशनिहान, ठीक है। हंटिंगटन में वो एक ट्रिपल वो सीक्वेंस होता है। गाउट में आपके पास जेंथीन ऑक्सीडेज वगैरह के साथ आता है, ठीक है, और उसमें फिर वो ड्रग्स वगैरह। फ्रेजाइल एक्स में आपके पास मैम हाइपर, वो हाइपर, वो जो फ्लेक्सिबल जॉइंट्स और वो हाँ जी, लॉन्ग मैंडी, मैंडिबल और लार्ज मैंडिबल या लॉन्ग ठीक है। मैंडिबल। और क्रॉनिक और लेड लेड में वो मैम बेसोफिलिक स्टिपलिंग के साथ भी दे सकता है, और रिच ड्रॉप के हिस्ट्री, साथ। और हिस्ट्री रिच अच्छा मैम वो पेंट्स की। पेंट्स की, ठीक है। यहाँ वो पाइप होता है ना, पाइप के साथ रिस्ट ड्रॉप के साथ आएगा, ठीक है। और ट्रीटमेंट क्या है इसकी? चिलेशन कैसे होगी? हाँ मैम इसमें ना हम देखते हैं पेंसिलामिन देते हैं, और और डाइमर कैप्रोल देते हैं, एडीटीए देते हैं। शाबाश, कैपरॉल और EDTA, ठीक है। ये अक्सर जगहों पे ना इसने लेड पूछा हुआ है। चलो, गार्डनर है आपके पास, पिन पॉइंट प्यूपिल है। अभी मैंने ऊपर पॉन्स बताया था। डायफिरेसिस है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, अप्रोप्रिएट इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या है? गार्डनर। मैम मेट्रोपिन। अच्छा, ये स्पेसिफिकली गार्डनर क्यों है? इफ प्रेलिटॉक्सिन इज नॉट एन ऑप्शन, मैम एट्रोपिन। जी मैम, ये ना वो उसके लिए है। और ये हमने पढ़ा था कि पिन पॉइंट पीपल अगर पॉइजनिंग के साथ होगा तो हमेशा मैम ये होगा एट्रोपिन, मतलब ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। और हम्म अगर पिन पॉइंट पीपल वैसे आएगा तो पॉन्स का कोई मसला होगा। हम्म
ब्रेन स्टेम डेथ। अच्छा चलो लेडी, ये आपके पास पेन ऑन डॉर्सम ऑफ हर रिस्ट, डॉर्सम है, ठीक है। एक तो ये चीज आपको डॉर्सम का पता होना चाहिए, और पाल्मर, जी मैम। पाम जब हम दुआ करते हैं दैट इज पाम, ठीक है। जी और मैम। कि क्रीजेस हम वाली दुआ जगह। करते हैं, हाँ हम दुआ करते हैं कि पाम सिटी में हमारा ना कोई वो आ जाए, एक हमारी कोई एकड़ जमीन हो जाए, ठीक है। अच्छा डॉर्सम जोन से वो उल्टी साइड है, ठीक है। हर रिस्ट दैट रेडिएट्स टू हर इंडेक्स फिंगर, तो वो किधर जा रहा है, इंडेक्स फिंगर। फॉर द पास्ट 3 months हर सिम्टम्स आर सजेस्टिव ऑफ सिंगल नर्व इंजरी, तो कौन सी बच्चों, सोचो, इतना मुश्किल तो नहीं है। डॉर्सम है ना, रेडियल। शाबाश। डॉर्सम है तो रेडियल, ठीक है। अगर वो पाम की बात करता ना, पाम, पाल्मर साइड, अब उसने डॉर्सल पाल्मर, पाल्मर उसने भी गेम क्या खेली है, डॉर्सल पाल्मर, मतलब बात तो ये डॉर्सल पाल्मर से ये, अगर हाली पाल्मर होता तो ये होती, ठीक है। और अगर लैटरल साइड है तो ये दोनों, और अगर मीडियल 1/3 है तो दैट इज अल्नर, ठीक है। मस्कुलोक्यूटेनियस वैसे ही ऊपर आर्म में और नीचे फोर आर्म का लैटरल एस्पेक्ट, इधर सेंसरी करेगा और ऊपर मोटर करेगा, ठीक है। और काम क्या करेगा, सुपिनेटर्स वगैरह के साथ, ठीक है। पेशेंट है, सीजर्स है, टंग मूवमेंट है, स्मैकिंग ऑफ लिप्स है, हेडेक है, मसल मूवमेंट है। और हिज ग्रैंडफादर आल्सो हैड द सेम डिजीज, मतलब ऐसी चीज है जो बार बार एक फैमिली में आ रही है, तो दैट इज व्हाट। ये कोरी है। अच्छा कोरिया है, मुझे बताओ सब्सटेंशिया नाइग्रा की क्या फीचर्स हैं। मैम वो ये इसका एक्सप्रेशनलेस फेस और इस तरह की चीजों के साथ होता है, पार्किंसन के साथ। पेट्रोलिंग ट्रेमर्स और वो पार्किंसन। सारी चीजें। हाँ जी। और सेरिबेलम वाले में क्या आएगा, इसमें फिर बेसिकली मैम बहुत ये सारे, फिर वो ड्रंकन गेट और वो टैक्सी और पेरेंट्स। वो इस तरह के सेलर गेट वाली। शाबाश। अभी मुझे सिर्फ वैसे सेरिबेलम करने लगे, घंटा इधर ही लग जाने रहने दो। फ्रंटल लोब में चलो बस छोड़ो, व्हाट फॉर्म ऑफ रूफ ऑफ इंटीरियर पार्ट ऑफ लेटरल, जीनो। जेनो, ठीक है। तो ग्लू याद रखो या ग्लव याद रखो, ठीक है। तो दैट इज जीनू ऑफ द कॉर्पस कैलोसम फॉर्म लैटरल वेंट्रिकल। और कॉर्पस कैलोसम खुद क्या करते हैं, दोनों हेमिस्फीयर्स को जोड़ता है, ठीक है। अच्छा जी, पेशेंट है आपके पास, डायरिया कॉज्ड बाय कैम्पेलोबैक्टर जीजिना, एंटीबायोटिक मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर इन्फेक्शन इज, इरिथ्रोमाइसिन। चलो आगे चलो। यंग पर्सन है, नॉर्दर्न रीजन है, लिथार्जी, लेजीनेस है, कोल्ड इंटॉलरेंस है, अंडरलाइंग केसेस, कॉजेस, देखो थायराइड अब एक ग्लैंड डिसफंक्शन। यंग है, नॉर्दर्न है, लेजी और कोल्ड इंटॉलरेंस है, तो दैट इज क्या बोल रहे हो, डाइट्री। डाइट्री। अभी पहले कुछ और बोली थी ना। देखिए मैम, समझ आ गई मुझे, ठीक है अच्छा। हाँ अभी कुछ और बोली थी, मुझे समझ लगी थी कुछ और बोला, लेकिन अच्छा एंटी एक थायराइड आता। अभी यही गलतियां करते हो आप लोग उधर। एंटीबॉडीज आर कॉमनली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, हाशिमोतो। हाशिमोतो ये हाशिमोटो पे तो स्टेराइडिस फाउंड होके पड़ा हुआ है, कल 6 क्वेश्चन थे आपके इसके। बी। अच्छा बॉय फेंट्स ड्यूरिंग फुटबॉल प्रैक्टिस आफ्टर ड्रिंकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, व्हिच फिजियोलॉजिकल चेंज लाइकली लीड टू दिस कोलैप्स, हाँ जी। डिक्रीज इन ईसीएस। डिक्रीज इन किस तरह, एक्सप्लेन भी करो। हाँ नहीं, वैसे इंक्रीज होगा ना। अच्छा वो पानी वहां से पिए इंट्रासेलुलर से आया तो इंट्रासेलुलर में कम होगा और ईसीएफ में ज्यादा होगा, उसे कंपनसेट करने के लिए इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रासेलुलर में आया ना। डिक्रीज इन एक्स्ट्रा सेलुलर टॉनिसिटी, टॉनिसिटी क्या होती है, मैम वही जिसमें मतलब सल्यूट ज्यादा हो गया। सॉल्वेंट नहीं, वो तो वाटर हुआ, सल्यूट। सॉल्वेंट इज वाटर, जी मैम। सोल्यूट इज आपका ऑस्मोल्स, ठीक है। अच्छा मैम, इधर कंपनसेशन नहीं हुई है, इधर बस वो मतलब वो ये हुआ है लार्ज अमाउंट सी ऑफ ऑप्शन सी आफ्टर। लेटर। वॉल्यूम बेसिकली, ठीक है। चलो सो दिस इज सी। और वैसे वैसे ये बेसिकली किस तरह वाटर इंटॉक्सिकेशन को इसमें किस तरह डिफरेंशिएट करोगे, या दोनों एक ही बात है। वाटर वाटर इंटॉक्सिकेशन की ना अक्सर आपको एक वो आती है रिफ्लेक्स, जी मैम, वो स्लो पल्स के साथ आती है। लो पल्स के साथ आती मैम है। ये जो टोनिसिटी लिखी है, टोनिसिटी का मतलब क्या है? आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, टोनिसिटी यही है ना डॉक्टर काशिफ, आइसोटोनिक टू प्लाज्मा।
जब हम दो फ्लूइड्स की बात करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर की टोन है और जो आप ले रहे हो फ्लूइड उसकी कहीं। अच्छा, तो दिस इज द पॉइंट टू वाटर इंटॉक्सिकेशन और एक्सरसाइज एसोसिएटेड हाइपोनेट्रीमिया। तो इसमें क्या कहते हैं, डिक्रीज इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टोनिसिटी विच मींस हाइपोटोनिक। तो डॉक्टर काशिफ, टोनिसिटी आपके पास आइसो मतलब हाइपोटोनिसिटी में चला गया। अब वो कहते हैं कि एक्सेस वाटर क्या करेगा, इनटेक डाइल्यूट करेगा सोडियम को इन प्लाज्मा। ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज सोडियम इज लॉस्ट थ्रू स्वेट रिहाइड्रेशन विद प्लेन वाटर इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। तो वो फर्दर डाइल्यूशनल इफेक्ट से सोडियम और कम हो गया। पहले इलेक्ट्रोलाइट्स वैसे लॉस हो गए, अब आपने पानी पिया, आपने और उसको बेसिकली डाइल्यूशनल इफेक्ट पे कम कर दिया, जिसकी वजह से ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी और कम होगी, दैट इज हाइपोटोनिक हो गया वो। तो डिक्रीज इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की टोनिसिटी। अच्छा, वाटर फिर कॉम्पनसेशन की अगर बात करो, शिफ्ट इनटू सेल्स। अच्छा भी नहीं, ड्यू टू ऑस्मोटिक ग्रेडियंट सेरिब्रल एडिमा होने लग जाएगा, मे कर लीड टू कोलैप्स, कंफ्यूजन इन सीजर्स। और इसी वजह से आपके पास जब वाटर इंटॉक्सिकेशन होती है ना, तो इसमें आपके पास जो पल्स है, वो जो अभी डॉक्टर आयशा कह रही थी फीबल पल्स, उसके साथ आता है। ठीक है, अब चेंजेस क्या आएंगी इसकी वजह से, प्लाज्मा सोडियम कम हो जाएगा, ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी, ईसीएफ वॉल्यूम इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, टोनिसिटी ईसीएफ की डिक्रीज कर जाएगी, और वाटर मूवमेंट कहाँ पे होगी, सेल्स के अंदर, सेल्स एडिमा कर जाएंगे। ठीक है, चलो, विच हार्मोन, एपिनेफ्रिन, यार एक सेकंड, हाँ, विच हार्मोन इंडिकेट इंड्यूसेस ड्रिंक जी, स्ट्रेस, व्हाट इज प्राइमरी इफेक्ट ऑफ डिजिटलिस ऑन हार्ट। डिजिटल एनोट्रोपिक अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है। आगे वॉमिटिंग सेंटर, मैम मिड ब्रेन, नहीं अभी हम वैसे करके आए हैं अभी। न्यूक्लियर मैम, वो ठीक है, ए ऑप्शन। अच्छा, एक सेकंड, क्वेश्चन क्या है, वॉमिटिंग सेंटर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया, ए न्यूक्लियस ट्रैक्टस, मैम ये कहाँ पे है? मैम ये ना फर्स्ट एड में 4-5 लिखे हुए हैं। अच्छा, ठहर तो, जी वैसे तो इसने मिड ब्रेन और हाइपोथैलेमस बोले, वॉमिटिंग सेंटर इज प्रेजेंट इन विच मैम, एरिया। ये कुछ पे मैम वो ऑन्डन सेट्रॉन वाले काम करते हैं, कुछ पे वो H2 जो हम लोग वो मेटोक्लोप्रोमाइड देते हैं वो काम करते हैं। तो ये मुझे भी कुछ दिन पहले ही मतलब क्लियर हुआ है ठीक कि है, मैं मतलब 4-5 हैं। ओके, वो कहते हैं कि आपके पास मेडुला ऑब्लिंगेटा में मेन पड़ा होता है वॉमिटिंग सेंटर। ठीक जी है, मैम। कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन सीटीजी। अभी कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं, इसमें आपके पास इनपुट आता है बेसिकली। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं इधर पढ़ा देती हूँ। तो इनपुट आता है आपके पास कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन से इन एरिया पोस्ट्रीमा, ये भी एक एमसीक्यू है, जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर से बाहर है। दूसरा आता है जीआई ट्रैक से थ्रू वॉमिटिंग वेगस, इसलिए जीआई वॉमिटिंग कराता है। तीसरा वेस्टिबुलर, जब आप एक एरिया में गए हो, बैलेंस नहीं है, चीजें नहीं है, मोशन सिकनेस, तो उसकी वजह से। हायर ब्रेन सेंटर्स दैट इज साइट स्मेल इमोशन। ठीक है, तो ये मैगुला और ये वाली सारी चीजें। ठीक है, आप बहुत ज्यादा पेन में होते हो, डिस्ट्रेस में होते हो, इमोशनल होते हो, नॉजिएटिंग फील होते हो, तो ये 4 सेंटर्स हैं, कीमो ट्रिगर जोन, और इधर से इनपुट आ रहा है जीआई से, वेस्टिबुलर से और हायर ब्रेन सेंटर से। अच्छा, अब ये जो सीटीजी जोन है, ये कहाँ पे होता है, एरिया पोस्ट्रीमा इन द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, ये भी एमसीक्यू आया हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या कहता है भाई, अच्छा चलो, ये सारे एरियाज थे। अब इधर हमारे पास आंसर है न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, वॉमिटिंग सेंटर, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस किसका है, 125 का गावा। सेवन क्रेनियलर के साथ है, हाँ जी, 7 क्रेनियलर के साथ कीमो ट्रिगर, डाइवेटरी। इसका न्यूक्लियस स्टेटस रोटेरियस मैडम में तो ये ऑप्शन फंक्शन भी है सलाइवेशन का। सेलिब्रेशन का, मैम ये भी उसमें होता है ना, मेडोला ऑब्लोंगेटा में ही। एक मिनट। अच्छा जी, इसमें आ गया आपके पास वॉमिटिंग सेंटर, आपके पास मेडुला ऑब्लिंगेटा, अब एरिया और न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस ये आपके पास होता है कोऑर्डिनेशन के लिए, और ये एफरेंट आती है इसके पास वेगस और ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व से थ्रू जीआई ट्रैक एंड फेरेंक्स। ठीक है, तो वो जो हम कहते हैं ना जीआई से रिफ्लेक्स आ रहे हैं, तो वो वेगस के थ्रू, तो ये वेगस का है न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। ठीक है,
कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ये आपके पास एरिया पोस्ट्रीमा, फोर्थ वेंट्रिकल, आउटसाइड ब्लड ब्रेन बैरियर, ये ब्लड बोर्न टॉक्सिन्स के साथ। वेस्टिबुलर मैंने वैसे बता दिया, एट्स नर्व के साथ, और यूज करता है हिस्टामिन और एसिटाइलकोलिन पाथवे। फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम, अभी मैंने बताया एमिगडाला वगैरह, तो साइट ऑफ स्मेल। हाइपोथैलेमस में ये मॉड्यूलेशन होती है वॉमिटिंग का ड्यू टू पेन, स्ट्रॉन्ग इमोशन और रेज्ड आईसीपी, ठीक है। एज सच मिड ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, पीछे एमसीक्यू था, वहां पे हमारे पास ना मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑप्शन नहीं था, हाइपोथैलेमस था। हाइपोथैलेमस में फिर वो क्योंकि कुछ ना कुछ एसोसिएशन है, जैसे पेन, स्ट्रॉन्ग इमोशन, तो वो एक जा रहा था उसके साथ, इसलिए हमने वो किया, ठीक है। अच्छा, डोपामिन D2 जो उनसे रिसेप्टर्स हैं वो सीटीजी जोन के साथ है, टारगेट ऑफ मेट्रोक्लोप्रामाइड, ये भी एमसीक्यू आया हुआ है। सेरोटोनिन 5-HT3 जीआई ट्रैक, सीटीजी, और आपके पास एंटी-एस, ये टारगेट करते हैं ऑनडेनसिट्रॉन का 5-HT3। एगोनिस्ट होते हैं, एंटागोनिस्ट होते हैं, पहले ये बताओ। एंटागोनिस्ट। अच्छा, हिस्टामिन आप, और ये बेसिकली वॉमिटिंग के लिए, और एलो क्या था, एलोस्टिरॉन, एलोसेट्रॉन। नहीं नहीं नहीं, एंडोसिट्रॉन नहीं, एंडोसिट्रॉन था, एलोसेट्रॉन था ना मैम। एलोसिट्रॉन, हाँ। तो वो आपके पास आता है डायरिया के साथ, ये भी एक एमसीक्यू आया हुआ था। अच्छा, हिस्टामिन वेस्टिबुलर न्यूक्लिया के लिए, टारगेट ऑफ एंटी हिस्टामिन्स, ठीक है। इसके बाद मस्कुरेनिक M1 वेस्टिबुलर न्यूक्लिया, ये सारे आपके पास इसी न्यूरोट्रांसमिशन के साथ है। टारगेट ऑफ स्कोपोलामीन, जो कि बेसिकली स्कूप लाइक मोशन सिकनेस, जो अभी हमने किया कि पीछे मोशन सिकनेस में भी वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करेगा। और NK1 दैट इज सब्सटेंस P, ठीक है। ब्रेन स्टेम एरिया, टारगेट ऑफ एप्रीपिटेंट, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, छोड़ो, चलो आगे चलें बच्चों। आगे, व्हाट इज मेन कंसर्न एसोसिएटेड एंड टू एज एन एनेस्थेटिक, जी बच्चों बताओ। एब्डोमिनल डिस्टेंशन। अच्छा जी, ये है जी डिफ्यूज एयर, डिफ्यूजन इन एयर फिल्ड स्पेसेस। अच्छा, मुझे बताओ, जब हम ये लेप्रोस्कोपी वगैरह कर रहे थे तो कौन सी गैस यूज कार्बन कर, डाइऑक्साइड। ठीक हो गया। अब N2O हम कहाँ लेकिन पे यूज मैम कर, N2O भी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं मुझे नहीं कहना चाहिए था। अच्छा चलो, ठीक हो गया। एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो गया। अब डिफ्यूजन इनटू एयर फिल्ड स्पेसेस, ये कहाँ की बात कर रहे हैं? एयर फिल्ड स्पेसेस कहाँ पे बच्चों? लंग्स लंग। क्या है? हाँ जी, ठीक है। तो बेसिकली उसके साथ है, तो आप नाइट्रिक ऑक्साइड का, और एक दफा वो कहते हैं कि पोटेंट एनेस्थेटिक है और पोटेंट एनाल्जेसिक है, मुझे दोनों बताओ कौन कौन है। केटामीन। नहीं नहीं, ठीक है, मैं मुझे भूल गया। हेलोथेन क्या है? हेलोथेन इज पोटेंट एनेस्थेटिक एजेंट, ठीक है। और क्योंकि इसकी बहुत कम मैक वैल्यू होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है जो N2O है ना, ये पोटेंट एनाल्जेसिक है, इसलिए हम इसके साथ N2O को ऐड करते हैं हेलोथेन के साथ, ठीक है। अच्छा, एक था हेलोथेन, डेस्फ्लुरेन, आइसोफ्लुरेन, सिवोफ्लुरेन। ये बेसिकली मुझे लगता है या तो ये सेरिब्रल ब्लड फ्लो के साथ था या फिर हेपेटिक ब्लड फ्लो के साथ था, इन दोनों में से किसी का सीक्वेंस है ये, अभी मुझे याद नहीं एग्जैक्ट। मैम ये चलो सारे मिलिगेंट हाइपोथर्मिया और हिस्टामिन रिलीज और इनके साथ आते हैं ये। चलो ओके। हाइपरक्लोरिमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, प्रोसिमाइड लूप डायबिटिक्स करते हैं। और ये आपके पास एसिटाजोलामाइड के साथ है। ये क्या है मैम? लूप, हमने अभी किया था ना हाइपरक्लोरिमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अच्छा डॉक्टर आयशा, वहां पे एसिटाजोलामाइड था हमारे पास। वो याद नहीं, लेकिन हमने 2-3 एमसीक्यू इस तरह किए कि हाइपोक्लोरिमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ हमने मुझे लगता है फुरासेमाइड वहां किया। पे ना हमारे पास ये नहीं था, ठीक है। जी मैम। तो इसमें मे भी सीक्वेंस हो। वैसे मैम हैं ये दोनों ही, ओके, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एसिटाजोलामाइड भी गिराता है और फुरासेमाइड भी गिराता है। तो डिफरेंस कैसे करोगे? अभी लेट्स सपोज आपने ये उठा लिया है, तो आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे? बस अब इसमें भी वो रख लेते हैं प्रेफरेंस। फर्स्ट एड में भी एसिटाजोलामाइड पहले लिखा हुआ है, बाद में फुरासेमाइड लिखा हुआ है।
अच्छा देखो, hypochloremic metabolic alkalosis is most commonly associated with furosemide, while hyperchloremic metabolic acidosis दोनों कर सकते हैं, मगर इसमें एसिडाजोलामाइड इज ऑन प्रेफरेंस बेस्ड एज कंपेयर टू furosemide। ठीक है, तो हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस दोनों ही करते हैं, एसिटाजोलामाइड का ज्यादा इफेक्ट है, मगर फिरोसिमाइड का ज्यादा हाइपोक्लोरिमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के साथ है। ठीक है, ये आपका ये कह रहे हैं, अल्लाह भला करे, अल्लाह के नेक बंदो। क्या नाम है यार, चैट जीपीटी। ठीक है, हाइपरटेंसिव पेशेंट ऑन हाइड्रोक्लोरथायराइड फॉर मेनी इयर्स। ठीक है, अब देखो थायराइड हिज बीपी मैनेज बट हिज सीरम सोडियम इज 119, ऑस्मोलैरिटी 249। हाँ जी, हाइपोवोलेमिक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इनिशियल बेस्ट स्टेप क्या है, वो मैम हाइपोवोलेमिक है। इसमें 3% इनिशियल देंगे, 0.9 इनिशियल विद furosemide, क्योंकि मैम वो सोडियम तो उसमें कम हो रहा है ना, तो सोडियम तो देना ही देना है। अच्छा, एंड ऑस्मोलैरिटी इज 249। ठीक है, क्लिनिकली ही इज हाइपोवोलेमिक, हाइपोवोलेमिया है, तो फिर फ्यूरोसिमाइड क्यों दे रहे हो बताओ? मैम वो मैम फ्लूइड भी तो दे रहे हैं, फ्लूइड कहाँ दिए? दिया है ना मैम NaCl। अच्छा, वो उधर दिया इसलिए। अच्छा ठीक है, ओके ओके। मैनेजमेंट में उसको फिर मेंटेन करने के लिए साथ में, मैं सोच रही हूँ शायद सिनेरियो में दे दिया है। अच्छा चलो, Hirschsprung disease primarily affect which part of large intestine, that is sigmoid colon, the presence of acidic chyme in duodenum stimulate the releases what, जब एसिडिक फूड है तो ये क्या स्टिमुलेट करेगा, जल्दी मैम बताओ। गैस्ट्रिन। अच्छा मुझे बताओ, सेक्रेटिन है अभी। अब देखिए डॉक्टर आयशा, मैं मैम बता, नहीं ठीक है, ठीक बाइकार्बोनेट करेगा ना ये। जी डॉक्टर आयशा, अब ये देखें ना, और ड्यूडेनम भी आ गया, दूसरी चीज है। अगर आपने एसिडिक देखा, एसिड अगर पहले ही पड़ा है तो उसने एसिड रिलीज क्यों करना है? क्यों हाँ, करना है? इनहिबिट करता तो। अब जी ये मैम। डॉक्टर आयशा ब्लंडर्स हैं, इसको ठीक कर लो, बहुत ज्यादा मार रही हो भाई। अच्छा, और फैटी फूड के साथ आता, ठीक है, सीसी के। तो फिर ठीक वीआईपी, है वीआईपी किसके साथ आता है जल्दी बताओ, एक मैम, एमसीक्यू। एक तो ये सिक्रीशंस करेगा, सलाइवा सिक्रीशंस। चलो, और स्लाइवा, हाँ स्लाइव सिक्रीशंस के साथ ही आता है। विच ड्रग इनहिबिट टेट्राहाइड्रोफोलेट? मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट किसकी ट्रीटमेंट में देते हो? कैंसर वगैरह को छोड़ दो, एक्टोपिक और दूसरी, मैम एक्टोपिक में देते हैं। और हार्ट की कौन सी? हार्ट उसमें में किस देते हैं? जी मैम। एक, नहीं नहीं वो एंडोमेथासिन है, एंडोमेथासिन है, जी खुश मैम, हो। मुझे लग रहा था विंडो मेडिसिन को ही कंफ्यूज कर रही हूँ। मैं हाँ मिक्स कर दी। पेशेंट विद ग्लाइकोमा ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इज, एट्रोपिन तो नहीं, एसिटाजोलामाइड या। अच्छा अब मुझे बताओ, एक होता है ओपन एंगल ग्लाइकोमा, एक होता मैम ये जो है ना एंटीसिपेटरी है ना, तो ये एट्रोपिन नहीं देंगे इसमें। ठीक हो गया। ओके, मुझे बताओ कि ग्लाइकोमा में कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग कौन सा है? ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड ही है मैम, एट्रोपिन। आओ, अच्छा यही क्वेश्चन है। मैं वो सोच रही हूँ जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, और ओके, एट्रोपिन के अलावा कोई है? नहीं मैम। अच्छा देखो, ये जो है ना आपके पास मेनली एंगल क्लोजर ग्लोकोमा दैट इज नैरो एंगल, ठीक है, इसमें आपके पास एंटीकोलिनर्जिक के साथ एट्रोपिन, स्कोपोलामिन, बेंस्ट्रोपिन, ऑक्सीब्यूटाइनिन, ऑक्सीब्यूटाइनिन के साथ भी एक साथ दिया होता है। ठीक है, सिम्पैथोमाइमेटिक दैट इज एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट जिसमें फिनाइलेफ्रिन और एफिड्रिन, ठीक है, टीसीए जिसमें आपके पास एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट होगा, मिड बेसिस करेगा, आईओपी रेज करेगा। एमिट्रिप्टाइलिन का भी एक एमसीक्यू आता है। एसएसआरआईज, ठीक है, जिसमें फ्लॉक्सिटीन है, पेरोक्सिटीन है, तो फ्लॉक्सिटीन ही दोगे। और फ्लॉक्सिटीन कल परसों भी एक पेपर में था, उसमें क्या था? मैम क्या चीज? फ्लॉक्सिटीन कल परसों भी एक पेपर में था। मैम वो ना सेक्सुअल जो इनफर्टिलिटी की तरफ जाते हैं, तो वो हमने किया था। वीडियो के साथ था, ओके। टोपिरामेड, ठीक है, अब ये भी एक एमसीक्यू आया हुआ है इस क्वेश्चन का। ये भी आपके पास एंगल क्लोजर में आता है, सेकेंडरी एंगल क्लोजर ग्लाइकोमा करता है ड्यू टू यूवियल इफ्यूजन दैट इज टोपिरामेड, ये भी आप इंडिकेशन देंगे।
तो इसका निमोनिक के कॉन्ट्राइंडिकेशन का आ स्टॉप फॉग, दैट इज ए से आपके पास आ जाएंगे एंटीकोलिनर्जिक, ठीक है, एंटी कोलिनर्जिक। एस से आ जाएगा सिम्पैथो माइमेटिक, ठीक है। इसके बाद टीसीएस आ जाएंगे। इसके बाद आपके पास ओ वैसे है एसटीओ। पी से आपके पास फिनाइल एप्रीन आ जाएगा। एफ से फ्लूऑक्सीटीन आ जाएगा, फ्लूऑक्सीटीन और एसएसआरआईज, ठीक है। और ओ से आ जाएगा ऑक्सीब्यूटाइरिन, और जी से आएगा ग्लाइको पायरुलेट, ठीक है। तो आपके पास आ गया आ स्टॉप फॉग, ठीक है। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट और इनमें से 3-4 आए हुए हैं। अच्छा, हाइपरटेंसिव पेशेंट अंडरगोइंग लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी ड्यूरिंग प्रोसीजर टेस्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक इज एडमिनिस्टर्ड। No peritoneum is created by inflating air into the abdomen. Shortly after, patient develops sudden drop in BP, rapid increased pulse rate. What is most likely cause? हाँ जी, कोली की आपने इसको प्रिपेयर किया, एकदम उसका बीपी शिपी ड्रॉप कर गया, क्यों? Vasovagal response due to peritoneal stretching. एनाफिलैक्सिस रिएक्शन। अच्छा, Anaphylactic reaction. अच्छा, अब आपने कहा कि वेसोवेगल रिस्पॉन्स ड्यू टू पेरिटोनियल स्ट्रेचिंग। अच्छा, मुझे बताओ डॉक्टर आयशा, अब हिस्ट्री में निमो पेरिटोनियम में शॉर्टली आफ्टर, ठीक है, एक तो उसने शॉर्टली लफ्ज क्यों यूज किया है? सडन। क्योंकि मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड से ही हुआ होना है। जी जी, उसने जैसे ही ये चीज डाली साथ ही हो गया, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक आपने पीनट डाला और उसको फौरन हो गया, ठीक है, पीनट एलर्जी, एनाफिलैक्सिस। अच्छा, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इन एल्वेलाई डिपेंड्स ऑन। सो दिस इज कोर बॉडी टेम्परेचर। दोनों लड़के गायब चले गए। जी मैम। Man lifted heavy weight 2 days ago on examination. There is loss of lordosis, spine, pain below the spine. Diagnosis is निएशन हो सकती है। हाँ जी, ये जब भी वेट शीट के साथ है। पेशेंट है जीए, सीजर्स, एरिथमियाज, फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। हाय मैम, लिग्नोकेन या डायज़ेपाम? प्रोपोफॉल। सीजर जीए। यानी फर्स्ट स्टेप मैनेजमेंट में आ गया प्रोपोफोल। दूसरा आता है ये नोजिया, और उसके साथ भी है, तो कौन सा ड्रग दोगे? आपने एनेस्थीसिया वगैरह के साथ एसोसिएशन करना है, तो ये भी प्रोपोफोल आता है। मैं ये बीपी फॉर्म और डॉर्सालिस पीडस स्टैंडिंग पोजीशन, व्हाट इज विल बी ऑब्जर्विंग? Going to unpredictable radiations. है ये तो चला गया। दिस इज हायर देन रेडियल। ये कैसे होता है मैडम? अच्छा, मुझे बताओ, पेरिफेरल जो आप करते हो डॉर्सालिस पीडस, पहले पहले व्हाट विल बी ऑब्जर्वेशन? अच्छा, मुझे बताओ, पूलिंग कहाँ पे हो जाएगी? स्टैंडिंग पे, मैम लोअर में। ठीक है, पेरिफ्रीज में। मगर पेरिफ्री में भी ज्यादा किधर, रेडियल वाली साइड पे या उधर डॉर्सालिस पे? मैम डोर्सालिस भी ठीक है, हायर देन द रेडियल। लेकिन मैम व्हाट विल बी ऑब्जर्वेशन नॉर्मल बीपी? ठीक है। मतलब हमने किसी तरीके से ना सीपीएस को इसकी को ठीक कहना है, ठीक है डॉक्टर आयशा। वैसे भी है, मैकेनिज्म भी है कि भाई साइटोटॉक्सिक ड्रग्स दैट इज पेक्लिटेक्सेल इज क्लासिफाइड इन व्हिच। हाँ बताओ, अब ये करोगी तो शाबाश। माइक्रोट्यूब्यूल। शाबाश, ये आपके लिए ना, ये वाली शाबाश। मैं इसके बाद मैडम मैं जा रही थी मैम, आज मैं दिन बर्दाश्त हुई नहीं, मेरे आज एमसीक्यू बहुत खराब हुए हैं। अच्छा नहीं, आज ना गंदे बहुत हैं डॉक्टर आयशा। एक्चुअली ये एनेस्थीसिया वालों के साथ सबसे ज्यादती होती है। मेडिसिन वाले कहते रहते हैं, मगर ज्यादा जाती है ना। मैं जब से मतलब पैदा हुई हूँ ना, एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मतलब उस लिहाज से, तो मैंने ये एनेस्थीसिया वालों के साथ बहुत ज्यादती होती देखी है। उन्हें ना हर केस उन्होंने हैंडल कराना होता है ना, तो उन्हें हर स्पेशलिटी डील करनी पड़ती है। फ्लो जी थ्रू मैम। डिपेंड्स ऑन, ये डॉक्टर आयशा हमने किया था पुराना एमसीक्यू। ऑरिफिस मैम डेंसिटी। हाँ जी, ठीक है। ओडी डोज में आपने क्या करना है? वीएम देखना है, ठीक है। ऑरिफिस डेंसिटी और मीडियम में मैम शाबाश शाबाश, बड़ी बहुत अच्छी बात है। चलो,
माशाल्लाह मैंने देखा है वो लड़के भी थे, मगर आपका अगर गलत है तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे थे, मगर आपको ऐसा पेपर नहीं आता, इसलिए इससे दिल बर्दाश्त ना। तो चली जाती तो बेहतर था। आज मेरी भतीजी की बर्थडे थी, मैं छोड़ के बैठी हुई हूँ, मैं केक काट के आ गई थी। व्हाट इज नेम ऑफ न्यूक्लियस रिस्पांसिबल फॉर डिटेक्टिंग फोन वाइब्रेशन इन पॉकेट? ये कल आया था, आपने ये आंसर किया था कल? नहीं मैडम मैंने नहीं किया था। किया था। ओके मैडम। मेसेंcephalic न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। आप गलत बता रही हो। मैंने किया ही था ना, न्यूक्लियस डोर्सालिस। अच्छा ठीक है। किया था, मुझे याद है। अच्छा, इफ सिग्निफिकेंट GIT ब्लीडिंग हैज अकर्ड ड्यूरिंग सर्जरी व्हिच इनहेलेशनल एनेस्थीसिया शुड बी गिवन दैट हैज हायर ब्लड? हाँ जी, जिसका ब्लड को गैस कोफिशिएंट ज्यादा है। मैम हेलो था इनका। अभी हमने पीछे भी कहा कि इसके वी जी मैच जो मैम। ट्रू रिगार्डिंग वेपर प्रेशर। हाँ मैम बी। या आप गलत भी कर दो तो मुझे कोई वो नहीं है। प्रोपोर्शनल टू मैम ये टेम्परेचर थोड़ा सा थोड़ी सी साइंस लगती है, थोड़ी सी फिजिक्स। जी मैम। ट्रू रिगार्डिंग रेजिस्टेंस थ्रू अ ट्यूब ड्यूरिंग सक्शन। सक कर रहे हो एक चीज को और ड्यूरिंग दैट सक्शन रेजिस्टेंस के बारे में क्या कहोगे? 90 डिग्री राइट एंगल इंक्रीज रेजिस्टेंस। लेट्स सपोज ये एक सरफेस है, आपने 90 डिग्री, इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है। स्ट्रेट ट्यूब ऑफर्स द लीस्ट, यहाँ स्ट्रेट है, ये करेगा ज्यादा। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यस डॉक्टर आयशा यस कर। यस मैम। ओह लेकिन नो। मैम नहीं, लेकिन हाँ, मैम नहीं, मुझे लग रहा, मुझे ना ऐसे लगता है कि जैसे अगर 90 डिग्री पे अगर हम रखें तो उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। असल में ज्यादा यही है क्योंकि यहाँ पे आपका वो जो मीडिया है इसने ऐसे जाना था तो वो ऐसे हो गया, ठीक है। आप ऐसे तो सब कर सकते हो 100%, ये वाला आप बिल्कुल नहीं कर सकते। वो तो मुझे भी पहले यही लग रहा था, और मगर मैडम मैंने जो हम लोग जैसे कन्विंस हो गए ना वो एक स्टेटमेंट को देख के, क्योंकि हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी कि रेजिस्टेंस जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस के, लेकिन मैम वो किसी फार्मूले के साथ है, वो इसके साथ नहीं वो होती। हाँ जी। ये फ्रैक्शंस की बात हो रही है। हम्म, चलो, ऐसे गंदी इसने वो दिया में। चलो, पेशेंट एक कंप्लेंट ऑफ पेन है, एग्जामिनेशन में डायलेटेड टॉर्शियस ब्लू वेन्स है ऑब्जर्व्ड है, द पेशेंट इज ऑलरेडी टेकिंग एनसेड, व्हाट शुड बी गिवन नेक्स्ट? मैम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वेरिकोज वेन का कह रहा है। शाबाश, छा गई हो भाई, ये बिल्कुल वेरिकोज वेन्स ही थी, ठीक है। मैंने मुझे सर्जरी पसंद नहीं है, लेकिन मैं ना मतलब सर्जरी के बोर्ड लिया करती थी। ओह अच्छा, मुझे तो कुछ जाने ही नहीं देता था, मुझे तो सिर्फ वो ही कराते थे यार। और यहाँ वो क्लर्की टाइप का के खून ले आओ, साइन करा लो, ओटी भी बैठ जाओ, लिस्ट बना लो, यहाँ ऊपर वार्ड में बैठ जाओ, मनहूस वो लड़के उल्लू के पट्टे वो चले जाते होते थे करने सर्जरी। चलो छोड़ो। फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस, क्योंकि मैं लेट होती थी ना तो वो पहले पहुंचे होते थे, अक्रॉस कैपिलरी मेम्ब्रेन। अच्छा, the following is related to movement of molecular gains across capillary membrane. अच्छा एक मिनट, अपने आप मैम चार्ल्स ला। डॉक्टर आयशा एक मिनट ठहरो, तुक्का मारो मगर मैं बताती हूँ पहले। व्हाट इज चार्ल्स लॉ? चार्ल्स लॉ मैम ये जो है ना हम लोग इसमें गैसेस के प्रेशर्स को देखते होते थे ना इसमें। इट इज द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस एट अ प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है। जी तो मैम। ये है आपके पास V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास चार्ज। तो जब भी वॉल्यूम और इसको करोगे तो ये, अब आ जाओ आगे, दैट इज चार्ज लॉ के साथ आगे आते हैं बॉयल्स लॉ। जी मैम। बॉयल्स लॉ में अब ये हमने किया, पीटीवी कर लो, पीटीवी, इसमें ये दोनों कांस्टेंट थे, मतलब ये कांस्टेंट था और ये था आपके पास चार्ज लॉ, ठीक है। प्रेशर इज कांस्टेंट इज चार्ज लॉ।
लेकिन अगर यही बॉयल्स में क्या है, बीपीवी, बीपी इज वेरी लो, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, बॉयल्स में प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। सही हो गया। अच्छा, इसके बाद आपके पास आता है गे, गे से याद रख लो, ल्यूसैक्स लॉ लिख लो ये। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। ये जो ये वाली चीज है ना, ये कांस्टेंट है। चलो ये हो गया। अब आगे आ जाओ हेनरी लॉ, ये वाली चीज होगी। हेनरी लॉ क्या है? हेनरी लॉ वो कहते हैं कि गैस सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड की बात करते हैं। गैस डिसॉल्व इन लिक्विड व्हिच इज क्रूशियल इन फिजियोलॉजी स्पेशली इन ब्लड गैस एक्सचेंज। इसमें वो कहते हैं एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव द लिक्विड, ठीक है। जितना बेसिकली डेजोल्यूशन या डिसॉल्व करना गैस का इन लिक्विड के साथ है, ठीक है। तो ये जो कह रहे हैं रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, ये नहीं है। ग्राहम्स लॉ, अब ग्राहम्स लॉ क्या है? ग्राहम्स लॉ है बच्चे आपके पास, ये इफ्यूजन के साथ है, लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, मोलर मास के साथ है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर मास डेंसिटी से, ठीक है। तो डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। अच्छा, फिक लॉ ये भी आया हुआ है, ये पेपर में आया हुआ है, फिक लॉ। फिक लॉ है, ये तो वैसे ही आपके पास नहीं है, गैस ऑफ फिल्म। अच्छा, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस अक्रॉस अ मेम्ब्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। गैस की जो सी डिफ्यूजन है अक्रॉस अ मेम्ब्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस, जो एक नॉर्मल बेसिकली फिनोमेना है। फिक्स लॉ। अच्छा, द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस। हाँ फिक्स लॉ है ये। नहीं, अब देखते हैं बच्चे, फिक्स लॉ ये। चलो शाबाश। पहले आपने क्या बोला था? चार्ज लॉ। अब चार्ज लॉ क्या था? टेम्परेचर और वॉल्यूम, सॉरी, टेम्परेचर और वॉल्यूम, हाँ, ये दोनों बेसिकली आपके जोन से हैं, एक है तो दूसरा इन दोनों का वो रिलेशन तुक्का है। लगाया था ना, लेकिन अब इसमें आप जो आपने एक्सप्लेनेशन बताई है उसके मुताबिक तो मैडम जो अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है वो फिक्स लॉ में ही होती है। जी अगर हम चार्ज लगा करते तो उसमें टेम्परेचर वॉल्यूम और प्रेशर का कुछ होता। हाँ, वो अगर हम लाजमी बात है। जी मैम, तो हेनरी, अगर हम भी करते तो उसमें भी बोथ आयन मर्सलेशन और उसके रूट वाली चीजें आती। हम्म, लेकिन और अगर हम बहुत, बात करें मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस कैपिलरी मेम्ब्रेन तो वो फिक्स लॉ। चलो शाबाश। ऑरल थ्रेश की ट्रीटमेंट क्या था? निस्टेटिन थी, ठीक है। स्टैटिन। पेशेंट है एडिसन डिजीज है, आपके पास रिस्क ऑफ पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन क्या है? एडिसन्स डिजीज है। एडिसन्स क्या होता है? कॉन्स में ज्यादा होता है, एडिसन्स में कम होता है एल्डोस्टेरोन, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या होगा? पोटेशियम ज्यादा हो जाएगा, एसिडोसिस हो जाएगी, सोडियम कम हो जाएगा और वाटर कम हो जाएगा। अच्छा, अब क्या है इसमें? हाइपोक्लेमिक पैरालिसिस। चलो इस तरह करके सोच लेना। पेशेंट असिस्टेंट स्प्लिंटर इंजरी है, ब्लास्ट रिजल्टिंग डैमेज पेरिकार्डियम, फिंगर्स जा रही हैं जी, ये देखो, into the pericardium to piece of shrapnel moving inferiorly, then upward to the right where the finger stop at cul-de-sac near the base of the heart, ठीक है। अभी किसकी बात कर रहे हैं? ऑब्लिक या ट्रांसवर्स की? ट्रांसवर्स तो है ही नहीं, तो ऑब्लिक। तो ऑब्लिक है। ट्रांसवर्स ना आपके पास जो पल्मोनरी वेसल और एओर्टिक ट्रंक है ना, उसके साथ आता है, ठीक है। बेस ऑफ मैम द, जिसमें दो फिगर क्रॉस होती थी वो ऑब्लिक ही था ना वैसे भी। जो पीछे से जाते हैं वेसल्स को जिसमें लोकेट। वो जिसमें ना दो उंगलियां वो क्रॉस करके वो बताया दिखा रहा होता है जिसमें पिक्चर हाँ हमने जी, देखी थी। हाँ जी, हाँ जी, वो पीछे उधर ट्रांसवर्स में ही होता है। वो ट्रांसवर्स पूछ रही हो ना? नहीं मुझे लगा वो ऑब्लिक में होता है। वो ऑब्लिक नहीं, वो ट्रांसवर्स है। ओके मैम। क्योंकि ना आपने वेसल्स को रीच करने के लिए ना सर्जरी में, एक सेकेंड, वो एक कुछ लाइगेशन करनी होती है। एक सेकेंड बताती हूँ। ट्रांसवर्स, साइनस, हार्ट, लोकेशन, इसका है डॉक्टर आयशा,
आज ना मुझे टाइम नहीं मिला पेपर बनाने का, इसलिए थोड़ा सा टाइम नहीं मिला। आगे पीछे मैं पहले 3 घंटे खुद पढ़ कर आती हूँ। अच्छा, वो इसमें बात आपके, है मैम। हाँ, इसमें आपके पास पेरिकार्डियोसिंथेसिस और इमेजिंग के लिए एक पी भी लिखा हुआ है उसने कि अयोर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक इन फ्रंट, वेन बिहाइंड। अच्छा चलो एक सेकंड है, इसको मैं बताती हूँ। तो जो ट्रांसवर्स साइनस है ना, ये पेरिकार्डियल कैविटी बिहाइंड द ग्रेट आर्टरीज इन फ्रंट ऑफ द ग्रेट वेन्स ऑफ द हार्ट। ठीक है, टू पेरिकार्डियल साइनस ट्रांसवर्स और ऑब्लिक। तो एनाटॉमिकल लोकेशन एंटीरियरली ascending aorta एंड पल्मोनरी ट्रंक। तो ये आपके पास ट्रांसवर्स साइनस है। पोस्टीरियरली सुपीरियर वेना क्या है, लेफ्ट एट्रियम पल्मोनरी वेन है। सुपीरियरली ये मैंने पिक्चर भेज देती हूँ। पेरिकार्डियल रिफ्लेक्शन फ्रॉम आर्टरीज एंड वेन्स इंफीरियरली रूफ ऑफ लेफ्ट एट्रियम। अब वो कहते हैं कार्डियक सर्जरी में असेस करना है, क्लैंपिंग करनी है, तो दैट इज ट्रांसवर्स साइनस। ये मैं कह रही थी, आउटफ्लो फ्रॉम द हार्ट बाय टेम्परेरी ब्लॉकिंग द पल्मोनरी ट्रंक और ascending aorta। तो ये आपके पास है, ठीक है। जबकि ये जो आपके पास है ना, ये लेफ्ट एट्रियम और पेरिकार्डियम के दरमियान, ये आपके पास ऑब्लिक साइनस आता है, ये बेस ऑफ हार्ट के साथ, ठीक है। अच्छा जी, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग के लिए, कैबेज, कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन, एओर्टिक सर्जरी के लिए आपके पास है ट्रांसवर्स साइनस। अब वो कहते हैं कि पेरिकार्डियल फिलियन वगैरह अगर आपने आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए भी आपको जो हेल्प करेगा यही करेगा ट्रांसवर्स वाला, पेरिकार्डियोसिंथेसिस और उस सब के लिए, ठीक है। चलें आगे। पेशेंट है आपके पास, यंग लेडी है, डाइड है सडनली है, देयर इज शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ फीवर है, हेडेक। वायरस, लिम्फोसाइट और पैरामाइलिस। चलो शाबाश। विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कंटेन डीएनए आरएनए बोथ वायरसेस। नॉट नहीं करेगा, ठीक है, सॉरी मैंने बोल दिया इकट्ठा। हॉस्पिटलाइज पेशेंट डेवलप है रेडनेस स्वेलिंग है आईवी लाइन पे, थ्रोम्बोफिलेबाइटिस टाइप की है, तो आपके पास कैटलिस पॉजिटिव, कॉगलेस नेगेटिव है। तो कैटलिस पॉजिटिव है तो स्टेफ टाइप की, विच टॉक्सिन, हाँ जी बताओ कौन सा है। एंड प्रोटीन ए, पॉलीसेकेराइड, क्योंकि इट इज ग्राम पॉजिटिव। ग्राम अच्छा, पॉजिटिव। टॉक्सिन, हाँ जी, विच टॉक्सिन और एंटीजन इज मोस्ट रेलिवेंट, ठीक है। ज्यादा ये है, हमने प्रोटीन ए और प्रोटीन ए होता है या हमने प्रोटीन ए होता है, लेकिन वो स्टेफ के साथ होता है। तो कैटलिस पॉजिटिव और कोएगुलेस नेगेटिव, आपका यही नहीं तो बनता मैम स्टेफ। ये स्टेप्टो के साथ बन जाएगा ना। अगर मुझे समझ, कोगुलेट पॉजिटिव होता फिर मैम स्टेप के साथ आता ना। ओ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये एपिडर्मिडिस और विरिडेंस सब, क्योंकि आईवी ड्रग भी, आईवी लाइन भी होता, और जी आईवी मैम, लाइन। तो मैम वो सूडोमोनास और एसओरियस की बात करता, अगर वो हम निडल ट्रैक और उस पे चले जाते हैं ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। चीज होती और है। इनिशियल वैसे भी वो ग्राम पॉजिटिव के लिए यही होगा, लेकिन फिर भी है, उसने डिफरेंशिएट भी, आईवी तो उसने कंफ्यूज करने के लिए किया। पेशेंट है आपके पास क्लिनिक में, फादर डाइट 60, एचडीएल। अंकल 49। चलो, अच्छा वाला है एचडीएल। चलो, पेशेंट है यूरिनरी ट्रैक नहीं, इन्फेक्शन। एलडीएल। मैम उन्होंने देखा है कि उन्होंने कहा है कि व्हाट एल्स शुड बी असेस्ड फॉर द हेल्थ प्रमोशन। इसका डाटा तो नहीं मैम? 177 का रेड है पिछले, देखो हेल्थ प्रमोशन के लिए तो एचडीएल ही है। जी मैम, पीछे भी एक क्वेश्चन है, उसमें इन्होंने एचडीएल ही उसमें किया भी हुआ है। एचडीएल है। जी मैम। एचडीएलएस का, ठीक है। पेशेंट है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, थिकनेस और थिकन म्यूकोजा ऑफ यूरिनरी ब्लैडर है। प्राइमरी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ ब्लैडर अगेंस्ट इन्फेक्शन इज दैट इज, ये देखो मैंने कहा यूरोथीलियल डायट जंक्शन। कल परसों ना डॉक्टर काशिफ थे हमारे साथ, उन्होंने कहा टाइट जंक्शन भी होते हैं सेल टू सेल में, और डेस्मोसोम भी होता है, मगर ये बेसिकली टाइट जंक्शन डेस्मोसोम्स को से ज्यादा है, क्योंकि आगे सब क्लासिफिकेशन में फिर डेस्मोसोम्स और वो सब है। आपने पिछला पेपर रिकॉर्डेड सुना है या बस मैम गुजार नहीं सुना मैम, मैं नहीं सुना, मैं सुनूंगी इंशाल्लाह। मैम सेल टू सेल वो डेस्मोसोम्स हैं और सेल टू मेम्ब्रेन हेमिडेस्मोसोम्स हैं, लेकिन जब हम लोग टाइट जंक्शन हमारे पास आ जाएगा ना, तो हम टाइट जंक्शन ही उसको करेंगे ऑप्शन का। हाँ जी, जब ये प्रोटेक्टिव और उसमें आएगा ना स्पेसिफिकली, ठीक है, जी ये जी। म्यूकोजा ब्रीच और इसके साथ तो यही करना है। देखिए, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कीटोन बॉडी सिंथेसाइज, तो दैट इज, लिपिड्स। जी लिपिड्स आता देख के बता रही हूँ। यहीं से नो देख के मैम। बता। अभी मुझे जरा 2 मिनट आंसर गायब करूं, क्योंकि आप देख के बता रही हो, दिस इज नॉट गुड। उतना ज्यादा ठीक है। अच्छा, आप मुझे आंसर करो तब तक, कैसे लिपिड्स कैसे।
मैम जब मैम वो यूटिलाइज नहीं कर रहा ना, तो ये जो वो हो रही है, लिपिड्स टूटने लग जाते हैं, मतलब ये ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही है बल्कि, तो उस वजह से। अच्छा डॉक्टर आयशा, कल किस टाइम मैं आपको कराऊं रफ़ी? मैम मैं कल इंशाल्लाह 10 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी इंशाल्लाह। तो मुझे टाइम बता देना, ठीक है? पहुँच के 1-2 घंटा रेस्ट कर लेना, जुम्मे के बाद रख लें टाइम। जी मैम, 3-4 बजे कर लें, कोई भी। ऐसा ही ठीक है, वैसे ही ठीक है मैम। चलो, कल मेरा ख्याल है 3-4 बजे ही करके ना, तो मैं थोड़ा-सा आपको टाइम देकर पॉज़ देकर आधे 1 घंटे का, तो 2 क्लासेस रफ़ी के लिए और 1 क्लास पेपर के लिए कर दूँगी, ठीक है? जी मैम। नहीं तो एंड पे रिकॉर्डेड ही सुनने पड़ जाने, जितना चल रही है स्पीड। अभी तो वैसे महीना है, 4-5 को है ना पेपर, आज 10 हो गई है। जी मैम। मगर फिर भी मैंने 17 तक टारगेट रखा था। एनाटॉमी तो आपने मुझे कहा है कि सिर्फ़ वहाँ से ही पढ़ा दें, है ना? जी मैम। एनाटॉमी तो मैं फ़ौरन करा दूँगी आपको, अगर मुझे खुद कीड़ा ना आया डिटेल जाने का। मगर मेरा नहीं ख्याल आपको इतनी डिटेल की ज़रूरत है, वो जो लिखा जी होगा मैं मैम। बाकी फिर भी अगर ज़्यादा हुआ ना तो पुराने रिकॉर्डेड सुन लेना, उसमें एनाटॉमी बहुत अच्छी है। जी मैम। मैं आपको रफ़ी ही बल्कि कराऊँगी, बाकी अगर ज़रूरत हुई तो देख लेना उसको। तब मैं ना अब बस ये मैं थोड़े से हाइड कर लिए एमसीक्यूज़। कितने मैम रह आप गए? सुनने कब से शुरू करेंगे चैप्टर्स को? सॉरी? आप हमारा टेस्ट कब लेना शुरू करेंगे? अच्छा रिफ्रेश वो जब आप मुझे कह दोगे ना आपकी तैयारी पूरी होगी, जैसे आप खुद से फर्स्ट एड भी कर रहे थे, ठीक है? तो जैसे मैम। कोर्स होगा तभी करूँगी ना, ऑब्वियसली आप अकेले हो तो टेस्ट तो आपके अकेले का ही होगा। तो मगर ऐसे है कि बाकी लोग चलो जो रिकॉर्डिंग्स उनके हैं, उनके तो टेस्ट मैं नहीं लूँगी और वो रिकॉर्डेड भी नहीं जाएँगे क्वेश्चन्स आंसर्स। तो मैं आपको जैसे ही न्यूरो कंप्लीट कराऊँगी ना, एंडो न्यूरो, जी मैम। ठीक है? और एम्ब्रियोलॉजी एक यूनिट, ठीक है? ये इंशाल्लाह 3 दिन में ये चीज़ें कंप्लीट वाइंड अप करके, तो अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब मैं आपको 1 दिन में कराऊँगी। जी एब्डोमेन मैं मैम। आपको 1 दिन में कराऊँगी, पेल्विस पेरिनियम, ठीक है? और फिर पीछे क्या रह गया? थॉरैक्स, थॉरैक्स और कम्युनिटी, ठीक है? ये तकरीबन मैं आपको, मेरा पहले भी टारगेट 17 तक ही है अभी भी, तो ये कंप्लीट कराकर फिर मैं आपको 18, 19 और 20 ये मैं आपसे टेस्ट लूँगी, ठीक है? 18, 19, 20 नहीं एक्चुअली, मैं आपको 2 दिन खुद सेल्फ स्टडी का दूँगी, 1 दिन अंदर टेस्ट लूँगी। फिर 2-3 दफ़ा जब ऐसे टेस्ट होगा फिर मैं आपको 6-6, 7-7 यूनिट्स दूँगी, ठीक है? उसमें मैं डबल ए सुना करूँगी और उधर से एमसीक्यूज़ दिया करूँगी। इस तरह आप एंड पे नहीं जो नहीं मैम, सारा आप पढ़ा सुनने वाला रोज रखिएगा, आप सुनने वाला रोज रखिएगा, क्योंकि वो एक फिर वो रहता है ना कि आपने मतलब चलो आपको करना ही ओ करना है ना। ओके, ओके। मैं फिर रोज़ सुन लूँगी 50 मिनट सॉरी 50 क्वेश्चन्स, जी मैम। 30 मिनट्स, ठीक है? चलो, मेरी अम्मा से ना मुझे मार पड़वानी है। मेरी अम्मा को मैंने कहा मैंने 17 को अकेडमी बंद कर देनी है, इसके बाद मैंने तौबा कर ली, कभी नहीं पढ़ाना। चलो। अब मैडम ऐसा कर लें प्लीज, मेरे पास एक दफा कोई साथ पढ़ने वाला भी नहीं है। नहीं, नहीं, ये मैं कंप्लीट करा के इंशाल्लाह पास हो जाओगी ना, फिर दुआएँ देना मुझे बहुत। चलो रिगार्डिंग स्क्रीन नज़र आ रही है? नहीं मैम। ओके, ओके। चलो रिगार्डिंग वॉन विलिब्रेंट फैक्टर व्हाट इज़ ट्रू? मैम ये सिंथेसाइज एंडोथेलियम और एंडोथेलियम में फैक्टर 8 और फैक्टर 4। और चलो, इसके बाद अगला है पेशेंट है प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ कॉफ है, व्हीजिंग है, Th2 सेल्स इन्वॉल्व इन एक्टिवेशन सर्वाइवल ऑफ eosinophil cytokine हेल्प्स इन। अच्छा ठीक है, मैं बस आ रही हूँ 20 मिनट्स में आ रही हूँ, मामा को कह दो। हाँ जी मैंने आपको कहा ठीक है, तब थोड़े दिन होगा फिर ठीक हो जाओगी। जी डॉक्टर आयशा बताओ। मैम इंटरफेरॉन एक इंटरल्यूकिन 5। अच्छा क्या कह रहा साइटोकाइन। था? हिस्ट्री ऑफ कॉफ है, व्हीजिंग है, Th2 इन्वॉल्व इन एक्टिवेशन ऑफ सर्वाइवल ऑफ। देखो डॉक्टर आयशा मैंने अगले दिन बताया था, ये क्यों गलत किया है, मैं तो वो ध्यान नहीं किया। मैंने कहा था कि आपके पास व्हाइट ब्लड सेल्स ना 5 टाइप के हैं, उससे आगे पे चले जाओ दैट इज 6। अच्छा ये 5 आया होगा, ठीक है तो चलो 5 ही कर लो, लेकिन 6 भी है किसी जगह पे ना।
WBC के साथ 6 और eosinophil के साथ 5। अच्छा, इसके बाद है पेशेंट डिफिकल्टी इन रीडिंग, डिप्टोपिया, रिकरेंट ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट से पेरिफेरल विजन लॉस है, उसके पास हेडेक है, रिलीव्ड बाय पेन किलर, लाइकली डायग्नोसिस डिप्टोपिया, रिकरेंट ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट। रिकरेंट है मतलब आता है जाता है, ये भी एक हिस्ट्री में पॉइंट था। ऑप्टिक क्या होगा फिर? तो ये मैम वो ना हुआ। जी शाबाश। मैम, ये मतलब मुझे लग रहा था ग्लोकोमा टाइप कुछ होगा, लेकिन इसका तो वैसे नहीं है ना। हाँ, उसने आधी कहानी बनाई है, दादी प्रेशर सिम्टम्स भी नहीं है जी। जी। डफी एंटीबॉडीज इन्वेस्टिगेशन, ये हाँ ये बीटा है। बस बीता ही है। अच्छा, इसके बाद है 5-HT3 एंटागोनिस्ट गिवन पेशेंट डायरिया, वो एंटागोनिस्ट है। साइक्लोमीन, येलोसिट्रॉन। हाँ जी। बेबी है 1 मिनट रिससिटेटेड ET1, तो जब ET1 है तो दैट इज सांस ही नहीं आ रहा, अपने 0 to 2। 0 to 2। प्रोटीन है प्रिवेंटिंग आरबीसी लाइसिस डैमेज, दैट इज स्पेक्ट्रिन। ठीक है, पेशेंट है फीवर है, थ्रॉट में एग्जामिनेशन में ग्वाइटर है। ठीक है, T3 आपके पास नॉर्मल है, T4 नॉर्मल, TSH लो है, वाइटल हार्ट रेट उसका है 100। हाँ जी, बताओ ये क्या है, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस? फीवर है मैम, ये हम एंटीबॉडी देंगे ना, हमें एमोक्सिलिन देंगे। हाँ जी, एक वो सिस्टम मैम में ये गलत है मैम, हाँ इसमें गलत है ये फीवर है, सोर थ्रोट है, हमने इसको एंटीबायोटिक देनी है और उसके बाद हम ट्रीट करेंगे। हाँ ये बिल्कुल, ये पुराना सब क्वेश्चन है। हाँ जी बिल्कुल मैम। ठीक है। चलो, इसके बाद है आपके पास क्योंकि उसको टैकीकार्ड या और चीजें तो नहीं है, पता नहीं क्या किया इसने। नहीं मैम, ये क्वेश्चन पुराना है, और वैसे भी मैम इन्फेक्शन है, कोई क्रोनिक मसला चल भी रहा हो तो हम लोग पहले इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे। बिल्कुल। पेशेंट हैज ऑटोइम्यून हाइपोथायराइड एडिशन, हाँ जी, डायग्नोसिस क्या है? दोनों चीजें इकट्ठी है, ये भी हमने किया था। 3 चीजें थी इसमें, याद है? APS1, APS2, APS2 का दूसरा नाम दैट इज, तो APS2 में था ये बेसिकली हाइपोथायराइडिज्म एडिशन, और हाइपोथायराइडिज्म एडिशन और शायद डायबिटीज था टाइप 1 में। बताओ डॉक्टर आयशा। जी मैम, ये किया था हमने। हाँ जी, तो बताओ अब। ये मैम APS 1 ही है फिर, नहीं 2 है, 2 में अ, इसमें इन दोनों में से ये मैम ये मैम डी। नजर आ गया ना, डी लिखा हुआ है ना? अल्लाह मैम, नहीं मैम, मुझे ये याद आ गया था कि हमने हाइपोथायराइडिज्म और एडिसन डिजीज किसी से किया था, तो वो उसमें था, और इसमें जो कारपेंटर है उसमें कुछ एक और चीज भी है। डायबिटीज। अच्छा, जी ट्रीटमेंट ऑफ मैम। वन मर्सा इज दैट इज पैंथोमाइसिन। मैम वेंको। शाबाश। इसके बाद है हाइपोक्सिक सेल इंजरी फीचर इज हाइपोक्सिया, तो हाइपोक्सिया मैम में इसमें अल्फा एटीपी में पहला क्वेश्चन भी है। हाँ, लगता यही है एक्चुअली, बट एटीपी कम होगा फिर आपके पास ये वाली एक्टिविटी नहीं जी होगी, ये वाली। मैम, वो ये ना मैम उस तरह से मिलाकर है, वो जो मायोसिनल एक्टिन वाली, जो हम रेगुलर मोटिव वाली बात करते हैं ना, उसको करके कुछ इस तरह से है। अच्छा, एक तो वो भी है, लेकिन डॉक्टर आयशा जब आपके पास हाइपोक्सिया होता है, लेट्स सपोज नेक्रोसिस होने लग जाती है और वो सारी चीजें, इस्केमिक इंजरी है, उसमें भी एटीपी नहीं होते, फिर आपके पास ये पंप्स नहीं काम करते, फिर कैल्शियम की इनफ्लक्स होता है, वो सारी चीजें उसके साथ भी होता है ना? जी मैम। एक सेकेंड मुझे देखने दो। डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई, इम्पेयर्ड एटीपी प्रोडक्शन, सेलुलर डिसफंक्शन एंड डेथ। तो बात वही जो मैं एंड पे कह रही हूँ, और उसी तरह एक्सप्लेनेशन भी आई है। आप रह रहे हो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वो उसके साथ, और ठीक है, लेकिन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कम हुआ, फिर आपके पास एटीपी प्रोडक्शन कम हुआ, सोडियम पोटेशियम की फेलियर हो गया, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस आपके पास स्टार्ट होगी, कैल्शियम इन्फ्लक्स हुआ, मेम्ब्रेन डैमेज और इरिवर्सिबल इंजरी होगी। एक्चुअली ना मैं पढ़ाती इसलिए हूँ क्योंकि अपने कॉन्सेप्ट ठीक हो जाते हैं बहुत, मगर हम क्या करें यार, वो बहुत जिम्मेदारी का काम है पढ़ाना, मैं छोड़ना नहीं चाहती जी मगर। मैम। पेशेंट है रेस्पिरेडोन है आपके पास, डेवलप्ड ट्रेमर्स है, रिजिडिटी, व्हाट इज द कॉज?
मैम ये वो कौन सा पाथवे? हेलोपेरिडोल में हम देंगे ना, हेलोपेरिडोल किस में देखते हैं, 2 और 8 वगैरह में। शाबाश। एक हमने ये भी ड्रग किया था, उसमें वो कहता था कि प्रोलैक्टिन वगैरह ज्यादा हो जाते हैं और उसकी वजह से सब कुछ हो जाता है। तो वो D2 एगोनिस्ट के साथ था, वो एंटागोनिस्ट और वो सारा। तो किसके साथ है ये? मीजोलिम्बिक, नेओस्ट्राइटल, सेरोटोनिन, इंक्रीज कोलिनर्जिक। जी डॉक्टर आयशा। मैम मुझे बताओ, नियो नियो नाइट्रोस्ट्राइटल पाथवे में किस तरह की रिजिडिटी होती है आपके पास? मैम ये फ्लैसिड। डॉक्टर आयशा। फ्लैसिड होगी ना। फ्लैसिड, फ्लैसिड अपर मोटर और स्पास्टिक अपर। और उसका एक सेकंड मुझे देखने मैम दो। ये मीजोलिम्बिक है। इट्स नहीं, मेनिस्ट्राइटल। अच्छा डॉक्टर आयशा, अपने लिए ना ये भी लाजमी देखना कि ये जितनी भी रिजिडिटीज हैं, अपर मोटर में कौन सी, लोअर में कौन सी, कॉगविल किसके साथ है, क्लास नाइप, एक्स्ट्रा मेडलरी मेडलरी, और किन डिजीजेज में आपके पास कौन कौन सी आएंगी, ठीक है। अच्छा, इसमें आपके पास है, इट इज अ डोपामिनर्जिक पाथवे दैट कनेक्ट सबस्टेंशिया नाइग्रा पार्स कंपैक्टा। पार्स कंपैक्टा भी याद रखना, ये भी एमसीक्यू आता है। स्ट्राइटम दैट इज कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड पिटमेन, ठीक है। मॉड्यूलेट वॉलेंट्री मोटर कंट्रोल बाय रेगुलेटिंग बेसल गैंग्लिया। इसमें इंक्रीज मसल टोन, ठीक है। आपके पास लेड पाइप रिजिडिटी, कॉग वायर व्हील, ठीक है। कांस्टेंट रेजिस्टेंस थ्रू आउट मूवमेंट इज लेड पाइप। और जर्किंग, थोड़ा आया फिर आया फिर आया, ठीक है, दैट इज कॉग व्हील। अच्छा, इसमें डिक्रीज डोपामिन हो जाता है सबस्टेंशियल नाइग्रा में, जिसके बाद डिसइनहिबिशन ऑफ द इनडायरेक्ट पाथवे। और बेसिकली रिजिडिटी हमने पढ़ ली थी पार्किंसनिज्म के साथ आगे, ठीक है। अच्छा, आगे चलो। इसमें अप्रोप्रिएट इंडिकेशन फॉर प्लाज्मा थेरेपी, जल्दी बताओ। मैम हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया। दैट इज वारफरीन टॉक्सिसिटी। अभी ये क्या है? प्लाज्मा थेरेपी इन। अच्छा हाँ, मुझे बताओ, वारफरीन टॉक्सिसिटी अक्सर वो हम जो FFP और उसके साथ देते थे, वो किस किस में था? मैम क्या क्वेश्चन रिपीट करेगा मैम। FFP, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, फैक्टर 9, फैक्टर जी मैम 8, क्रायोप्रेसिपिटेट 8। ठीक है, करायो। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जब आपके पास वारफरीन है टॉक्सिसिटी ये वाला, ठीक है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, या ये जो आप कह रहे हो कि प्लाज्मा विटामिन थेरेपी। के देंगे ना मैम, उसमें तो विटामिन के देंगे ना, इसमें तो अच्छा, वारफेरिन में तो। अच्छा, विटामिन के डिपेंडेंट तो फिर 2 7 9 है। अच्छा, ठीक हो गया, जी तो मैम। इसलिए हमने ये कर लिया, ठीक है। पहुंच गई खुद ही आंसर तक। इन माइट्रल स्टेनोसिस व्हेन डो डज द ओपनिंग स्नैप अकर? हाँ जी। मैम बी। इट्स E आफ्टर S2। अच्छा इन माइटल माइट्रल ओपनिंग स्नैप अकर आफ्टर S2। S2 क्या है? सेकंड हार्ट साउंड, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज, रिलैक्सेशन। ठीक है। तो स्टेनोसिस में नॉर्मली मतलब डिफेक्ट क्या है, बताओ ये? आयोटिक माइट्रल वॉल्व है ना, माइट्रल वॉल्व की हुई है स्टेनोसिस, ठीक है। माइट्रल वॉल्व ने ओपन होना था, क्लोज कर ओपन करना था, ओपनिंग में मसला होगा ना। क्लोज तो चलो ठीक है, इतना ही क्लोज है, ओपनिंग का डिफेक्ट। तो इसमें क्या होगा? वाई ओपनिंग स्नैप साउंड इन माइट्रल स्टेनोसिस आफ्टर S2? हाँ जी डॉक्टर आयशा। मैम उसमें वो डिलेड हो जाता है ना पल्मोनिक वेल्व का क्लोजर, तो इस वजह से ये होता है। लेकिन माइटल स्टेनोसिस में भी मैम वही हुआ होगा। असल एब्रप्ट ओपनिंग होती है वॉल्व की, ठीक है, स्टेनोटिक वॉल्व की, उसकी वजह से एक साउंड आती है, दैट इज आपके पास S2 के जस्ट आपके जैसे ओपन होगा उसके बाद, ठीक है। अब इसमें है कि माइट्रल वॉल्व स्टेनोसिस दैट इज थिक एंड स्टिफ लीफलेट ड्यू टू रूमेटिक डिजीज, इन सब चीजों में ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ये है आपके पास, छोड़ो यार सब कुछ, दफा करो मतलब। पेशेंट है पेनसिस्टोलिक मर्मर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी। अच्छा, एट्रियल फिब्रिलेशन है, मोस्ट लाइकली कॉजेज क्या कह रहे हैं? पेनसिस्टोलिक मर्मर है, तेरे मेरे आसपास वाला, ठीक है।
पेट्रियटिस और माइट्रल रिगर्जिटेशन। अच्छा, तो MR आ गया। हाँ, माइट्रल रिगर्जिटेशन। हाँ जी। पेशेंट है विद एड्स है, आपके पास रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं, ड्रग इनहिबिशन। तो व्हाट डज द ड्रग इनहिबिट? डीएनए। वो किसकी बात कर रहा है? ऐसा मैं TMX और नाम बोला। ये एड्स में जो हम लोग उसमें वो करते हैं वो तो डीएनए सिंथेसिस को ही वो करते हैं ना, टारगेट। TMX और वो SMX वगैरह, वो जिरोवेसी की बात कर रहे हैं ना इधर तो, जी जी रेस्पिरेटरी। मैम, जी जी जी। अच्छा चलो, इसके बाद है विच वैक्सीन इज कॉन्जुगेटेड मेनिंगोकोकल, विच विटामिन विटामिन ए ही है चलो जल्दी जल्दी करें, मेरा ना खत्म हो गई है चार्जिंग। ओल्ड एज आपके मैम, पास है। विटामिन ए अच्छा, एक्सेस। ब्लीडिंग सब कुछ आपके पास खराब हुआ हुआ है, पीटी और पीटी शीटी, ठीक है, तब तो डीएससी है। ठीक है। अच्छा, आपके पास पेशेंट है वेक सिम्टम ऑफ कुशिंग सिंड्रोम है, डॉक्टर थॉट प्रॉब्लम इज दैट लेवल ऑफ रिसेप्टर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। ठीक है। 2 ईयर है आपके पास, चाइल्ड है, रिकरेंट फीचर विदाउट ट्रॉमा, सेम हिस्ट्री, मेंबर ऑफ फैमिली, व्हाट इज इनहेरिटेंस ऑफ द डिजीज डोमिनेंट। है? डिजीज का नाम तो बताओ। मोर्फा वो ऑस्टिजेंस इम्परफेक्टा। चलो, यंग पेशेंट है आपके पास, थ्रॉट फीवर, क्वार्टर है आपके पास, 1 or 2 फीवर है, ऑब्जर्व लैब में आपके पास TSH T3। कोमोक्सिक्लेव। अच्छा, तो डॉक्टर आयशा ये एक सेकंड ठहरो। दिस इज बेसिकली अ केस ऑफ सब एक्यूट थायराइडाइटिस, जिसे आप क्यूरवेंस थायराइडाइटिस कहते हैं, जिसमें पेनफुल क्वार्टर फीवर, सोर थ्रोट, डिक्रीज TSH, ट्रांजिएंट थायरोटॉक्सिकोसिस, वायरल और पोस्ट वायरल ऑरिजिन है ये। ठीक है। अच्छा डॉक्टर आयशा, अगर पोस्ट वायरल और वो है ना, तो मतलब फिर तो आपको एंटीबायोटिक्स देने की जरूरत नहीं है, फिर तो आप प्रोप्रानोलोल पे ही जाओगे डॉक्टर आयशा। ठीक है। मैम क्या कह रही हैं? डॉक्टर आयशा, ये बेसिकली सिम्टम्स इस तरह आते हैं, इसको कहती हूँ आप सब एक्यूट थायराइडाइटिस या डी क्यूरवेन जो भी है थायराइडाइटिस। इसमें आपके पास पोस्ट वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरिया, पोस्ट वायरल इन्फेक्शन के बाद एक्चुअली आ रहा होता है पेनफुल क्वार्टर फीवर, सोर थ्रोट और डिक्रीज TSH। लेट्स सपोज अगर उसको फीवर भी है तो वायरल ओरिजिन है, तो एंटीबायोटिक ने क्या करना है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि अगर आप एंटीवायरल थेरेपी भी देते हो तो ये पोस्ट वायरल इन्फेक्शन के बाद सिस्टेमिक आपके पास ये थायराइडाइटिस आ जाता है, तो आपने फिर थायराइड को ही ट्रीट करना है, जिसमें प्रोप्रानोलोल इज द चॉइस ऑफ ड्रग, क्योंकि T3 T4 नॉर्मल है। तो ये मेथीमाजोल निकल गया तो प्रोप्रानोलोल, ये मुझे याद है लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, बट वो 2 सिनेरियो थे, एक में जिसमें कोमोक्सिक्लेव था और दूसरे में जिसमें प्रोप्रानोलोल था। चलो ओके, तो पिछले में भी प्रोप्रानोलोल ही है। ठीक है। यंग पेशेंट है क्योंकि वो यही सिनेरियो था, हैव 5 एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग एंड नो अदर सिम्टम, इन्वेस्टिगेशन शो एयर फिस्टुला बिटवीन पेंक्रियाज। ये पुराना क्वेश्चन है, बताओ आंसर। डिडिनम। अच्छा, फीमेल है आपके पास, एडवाइस है आई ड्रॉप्स फॉर आई इन्फेक्शन, 2 days later शी कंप्लेन ऑफ सॉर टेस्ट, द ड्रॉप फ्रॉम आई गो फर्स्ट इनटू लैक्रिमल वाला, दैट इज नेसोफेरेंस। इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ ब्लड कॉजेज डिक्रीज इन, तो विस्कोसिटी बढ़ गया तो क्या बढ़ेगा, दैट इज वेसल से विस्कोसिटी, तो फिर पल्स प्रेशर होगा या सिस्टोलिक प्रेशर होगा, कैपिलरी परफ्यूजन है। परफ्यूजन। चलो, ये भी पुराना क्वेश्चन है। पेशेंट है आपके पास है, बी स्टिंग है, तो एनाफाइलैक्सिस है, दैट इज लोकल रिएक्शन, इंजेक्शन एपिनेफ्रिन। बताओ। बी स्टिंग है जी बच्चों। मैम एनाफ्लैक्सिस। सिस्टेमिक, लोकल रिएक्शन। हाँ लोकल रिएक्शन। अच्छा, एनाफाइलैक्सिस। लेकिन मैडम वो हमने भी पढ़ा था ना कि कार्डियक अरेस्ट हो गया उसको, हम्म। तो ये एनाफ्लेक्टिक जो है ना सिस्टमिक होगा। अच्छा देखो, बेसिकली देखो एक मिनट, अगर एक स्पेसिफिक जो, लेट्स सपोज वो जो आईवी लाइन रिलेटेड है ना, वो लोकलाइज्ड है। ठीक है। बी स्टिंग है, इसमें पूरे सिस्टम में जाना है तो सिस्टेमिक। और वैसे भी क्वेश्चन देखो, ट्राइंग टू प्रिवेंट, लेट्स सपोज इनिशियली अगर लोकल भी है तो वो प्रिवेंट कर रहे हैं आपके सिस्टेमिक एनाफाइलैक्सिस तक वो ना कर जाए। अच्छा, टाइप टू। आगे टाइप 2। ठीक है। इसके बाद 10 ईयर है, रिकरेंट हेडेक है, आपके पास पैरासिटामोल है, ट्यूमर इन द पाइनियल ग्लैंड, तो दैट इज, मैंने ये कल, मैम पिनियोब्लास्टोमा। ये एक जर्मिनोमा है डॉक्टर आयशा,
इसमें आपके पास 10 ईयर रिकरेंट हेडेक से पैरासिटामोल से रिलीव हो जाता है। पाइनल ग्लैंड का है कॉमन ट्यूमर एट दिस साइट इज, तो दिस इज जर्मिनोमा। ये मैंने उस दिन भी कराया था। 10 year girl recurrent headache relieved by paracetamol, imaging pineal gland tumor, जर्मिनोमा और पाइनियोब्लास्टोमा। जी मैडम ये कराया था। हाँ जी कराया था, इसके अलावा 2-3 और भी कराए थे। ठीक है, रिकरेंट हेडेक और जो रिलीव कर जाता है तो ये आपके पास आता है जर्मिनोमा, पाइनियोब्लास्टोमा दोनों आता है। ठीक है, लेकिन आप दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? आप इस तरह डिफरेंशिएट करोगे कि जो आपके पास है ना जर्मिनोमा वो 10 to 12 में और पाइनियोब्लास्टोमा लेस देन 15, ऑलमोस्ट सेम रेंज ही बन गया। मैलिग्नेंसी की अगर बात करो कि ये पाइनियो जो जर्मिनोमा ये मैलिग्नेंट है, रेडियो सेंसिटिव है, जबकि पाइनियोब्लास्टोमा हाईली मैलिग्नेंट है। ठीक है, अच्छा जो ग्लायोमा है, जो जर्मिनोमा है उसके फीचर्स हैं पाइनियल ट्यूमर इन चिल्ड्रन में कॉज पेरिनॉड सिंड्रोम, और जो दूसरे वाले आपके पास पाइनियोब्लास्टोमा दैट इज रैपिड ग्रोथ ऑफन स्प्रेड थ्रू सीएसएफ। ठीक है, और जर्मिनोमा में आपके पास बीटा एसीजी और एएफपी ज्यादा और एएफपी नेगेटिव है, पर ये रेडिएशन के साथ है, तो रेडिएशन की वो हिस्ट्री है नहीं। चलो, तो वैसे दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, मतलब फिर भी इसने जर्मिनोमा को प्रेफर किया हुआ पाइनियो, क्योंकि पाइनियो इज लेस देन 15 और ये आपके पास 10 से 20 के बीच है। लेकिन फिर भी हिस्ट्री देख लेना, मे भी उन्होंने किधर रेडिएशन दी हो, क्योंकि पूरी की नहीं है क्वेश्चन की। ठीक है, अच्छा चलो, कहने में चाइल्ड रिकरेंट हो गया। चाइल्ड है आपके पास रिकरेंट हिस्ट्री ऑफ टॉन्सिलाइटिस है, टॉन्सिलेक्टमी किया, ब्लीडिंग अकर, राइट टॉन्सिलर आर्टरी, दिस आर्टरी इज ब्रांच ऑफ। हाँ जी, टॉन्सिलर आर्टरी किसकी ब्रांच है? असेंडिंग फ्रिंजल। फेशियल। ठीक है, मैंने उस दिन फेशियल की सारी ब्रांचेस भी बताई थी आपको। पेशेंट है आरटी है आपके पास, ईआर में आया, नो हिस्ट्री ऑफ ब्लड लॉस है, ऑन एग्जामिनेशन बीपी इज 80/40, पल्स इज 60 बीट पर मिनट, पेशेंट हैज ब्राउन पेरिफेरीज, टाइप ऑफ शॉक इज आरटी है ना हाइपोवोलेमिक। डॉक्टर आयशा? मैंने लेकिन भी मैम ये वार्म पेरिफेरीज है। ठीक है, तो ये चीज है। चलो आगे है टी सेल्स, तो आपका आंसर चेंज हो गया ना वॉर्म पे। टी सेल्स है आपके पास, फॉलोइंग कंडीशन दैट इज हम टाइप 1। यार टी सेल्स तो नहीं नहीं नहीं, क्या टाइप 1? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बी सेल्स टाइप 2 के साथ हैं। चले, इसके बाद है पेशेंट है डिस्फेजिया, एंडोस्कोपी में पैच ऑफ डिस्कलरेशन बट नो अल्सर, बैरेट्स एसोफेगस, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ एडिनोकार्सिनोमा। पेशेंट है एटीटी है आपके पास, यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड वाली कौन सी थी? एसिडामाइड। Pyrazinamide. Which type of polyp has potential to become malignant serous? That is adeno, नहीं, हेमाटोमेटस या एडिनोमेटस ही था। ठीक है, एडिनोमेटस। ओके ओके, एडिनोमे फैप वाला, फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस। अच्छा, कॉम्पिटिटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर सेफ इन रोकोरोनियम रीनल, ओके। या ट्राक्यूरियम भी है। आपका भी गलत होते हैं ये वाले क्वेश्चन और मेरे भी मैम होते जो मैम नहीं नहीं इसमें फर्क था। एक तो मैम इस तरह है ना कि अगर कोई मतलब ईटीटी में डालना हो और स्टीरॉइड हमें यूज करना हो तो वो हम रोकोरोनियम करते हैं। जो रीनल प्लेसमेंट के साथ इम्पेयरमेंट फंक्शन के साथ आता है ना वो फिर हम एट्रोक्यूरियम देते हैं, वरना वैसे हम सबके साथ मोस्टली जो है ना वो रोकोरोनियम ही देते हैं। हैं। ओके, फिर बोलो, मैंने सुना। मैम जो स्टीरॉइड स्ट्रक्चर है ना ये, तो हम्म, जो है ना हम लोग ईटीटी पास करते हुए या कुछ भी हम लोग देना हो ना तो हम लोग रोकोरोनियम देते हैं, लेकिन अच्छा, अगर हम रीनल इम्पेयरमेंट की देखें तो वो एट्रोक्यूरियम होगा। ओके 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 ओके, ठीक है। रीनल में टेट्राक्यूरोनियम और वैसे ईटीटी वगैरह में रोक्यूरोनियम। अच्छा चलो, इसमें ना आपके पास होते हैं बेसिकली कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव न्यूरोमस्कुलर एजेंट्स, और इसमें आपके पास आ जाएगा डिपोलराइजिंग एजेंट होते हैं और नॉन डिपोलराइजिंग। डिपोलराइजिंग में आपके पास सक्सिनाइल कोलिन है, act like acetylcholine at neuromuscular junction. It causes initial depolarization, then there is sensitized receptor. Short acting rapid intubation में यूज करते हैं। तो इसके में ना इंट्यूबेशन वो तो 3-4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। नॉट नॉन कॉम्पिटेटिव इज लॉन्ग टर्म। इसके बाद है नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट में आपके पास आते हैं जो नॉन कॉम्पिटेटिव होते हैं, एंटागोनिस्ट। इसमें आपके पास आते हैं अमाइनो स्टेरॉइड जिसमें रोकिरोनियम,
क्यूरोनियम पेनक्यूरोनियम है और बेंजाइल आइसोक्विनोलाइंस एंड दैट इज एट्राक्यूरोनियम सिस्टर ट्राइक्यूरियम एंड मीवाक्यूरियम। ठीक है, तो दिस होल रोक्यूरोनियम आपके पास रैपिड ऑनसेट है, ऑफन यूज्ड इन सब्स्टिट्यूशनल कोलिन अल्टरनेटिव। मैं वेक्यूरोनियम इंटरमीडिएट है, पैन वाला लॉन्ग एक्टिंग है, टेक्निकली करते हैं एलिमिनेशन सेफ इन रीनल फेलियर जो अभी मैंने बोला। सिस्सा ट्रैक्यूरियम लेस हिस्टामिन रिलीज देन एट्रैक्यूरियम। सिस्सा ट्रैक्यूरियम के भी बड़े आए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट non-nuclear patient है आपके पास diagnosis generalized lymphadenopathy large B cell lymphoma treatment of choices surgery and chemo leukemia. मैम कीमो। Okay, adherence of and compliance of treatment depend on मैम डॉक्टर परसेप्शन या डॉक्टर परसेप्शन patient's perception of पेशेंट। ठीक है। पेशेंट है आपके पास ईआर में है, नो पल्स और ब्रेथलेस है, ब्रीथिंग है, सीपीआर है, आपके पास इंट्यूबेशन नो आईवी लाइन मेंटेन्ड है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज इनफेक्टिव। हाँ जी बताओ, ये तो पुराना है, दैट इज डायरिस। मैम ये ना मैम वो होगा डायरी पाम। टेनिस Nail. प्लेयर पास हाँ जी वीकनेस है थंब की, द पोस्टीरियर डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व इज ट्रैप्ड बाय व्हिच मसल। हाँ जी ये भी बताया मैंने आपको। Euphonious. सुपिनेटर ऑफ प्रेशर एल्बो से नीचे आकर वो डिवाइड कर जाती है अपनी सुपरफिशियल और डीप ब्रांच में, वहां पे सुपिनेटर मसल बताया था मैंने आपको। ठीक है, आगे Okay, आपके बॉडी है, आपके पास विद पैलर है, वीकनेस है, फीवर है, आपके पास T1517 है, तो बताओ ये क्या है। AML. चलो AML एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया। अच्छा डॉक्टर आयशा प्रियान आज खत्म करते हैं, 82 बहुत Okay, आगे 12:30 हो गया, सुबह आपने जाना भी है, फिर आके